इतना बड़ा जायंट आदमी नहीं देखा था मैंने अभी तक। मुझे अच्छे से याद है कि 11th क्लास के बाद टीचर ही मुझे बोलने लगी थी स्कूल आने के लिए जरूरत नहीं, परेशान मत हो तुम, सिर्फ एग्जाम देने आया करो, क्योंकि टीचर्स डरते थे मुझसे। मजाक भी बहुत उड़ता होगा। अरे मजाक में ही तो। एक इंसान ने सपना देखा कि मैं WWE में जाऊंगा, कैसे आपके दिमाग में आया और फिर कैसे आप गए और उस रास्ते में क्या क्या रुकावटें आई, थोड़ा हमें बताइए। मैं शायद 6 या 7 साल का रहा हूँगा। बॉक्सिंग स्टार्ट की 5 से 6-7 महीने मैंने परफॉर्म किया। मेरे कोच बहुत खुश थे मुझसे, उन्हें लगता था कि अब ये लड़का नेशनल में और इंडिया में मेडल मारेगा और इंडिया बहुत नाम करेगा। मेरे राइट शोल्डर में इतनी इंजरी हो गई कि प्रोटीन पाउडर लेना सही है कि नहीं है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन। गुरुजी ने अगर बोल दिया, हाथ मुट्ठी बंद करके कुछ दे दिया और बच्चे ले लिए। आपकी बॉडी के अंदर कोई बंदा बोल रहा है, कुछ आप डाल रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको चेक करो। तो मैंने एक भाई को देखा, वो आजकल ना वो सत्तू को बहुत प्रमोट करते हैं। मुझे नहीं पता कौन से भाई साहब, वो नाम नहीं जानता उनका, सॉरी भाई अगर आप सुन रहे हो, बुरा मत मानिए प्लीज। तो WWE रियल होता है सबसे बड़ा? भाई ये क्वेश्चन का तो जवाब दे के ये मैंने सीधा SSS से पूछा एक बार, तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। शो आता था बहुत साल पहले, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर। हाँ। तो एक कैरेक्टर वहां होता, उसका फेमस लाइन थी, गोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। अब एक सीन था बच्चन साहब के साथ। हाँ। वो घुटनों बैठे हुए और मुझे उनके गले से वो पेंडल निकालना और सीधा उनको पंच मारना। हाँ। मेरी तो पूरी बैंड बज गई यार। इतना बड़ा सुपरस्टार, सदी का महानायक, जिसमें कि हमारे पिताजी और ये सब, वो सामने बैठा है और मुझे पंच मारना है, और उसने ये लाइन बोल दी ऑलरेडी पहले कि भाई एक बार हो चुका है। मेरे तो पसीने ही छूट गए। मुझे लगता था कपिल शर्मा के शो में जो फोटोज और कमेंट दिखाए जाते हैं वो रियल होते हैं। शो देखता था, मुझे लगता था यार कमेंट कितने फनी यार, हाँ मजा आता। ये फेक है यार। आदि पुरुष के डायरेक्टर से आपकी बहुत नाराजगी थी। सही बात को बोलना गलत नहीं है, बिल्कुल। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है, उन लोगों में बिल्कुल पसंद नहीं करता जो दिखावा कुछ और करते हैं और रियलिटी में होते कुछ और। आप जैसे हो वैसे रहो यार। सौरभ भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा लग रहा है। जयराम जी की थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ भाई, फर्स्ट क्लास। आई एम प्लीज्ड टू हैव यू एंड आई वाज शॉक्ड टू सी यू। ऐसा इतना बड़ा जायंट आदमी नहीं देखा था मैंने अभी तक। बहुत अच्छी हाइट है। थैंक यू भाई। बचपन में कितने टाइम में हो गई थी इतनी? नहीं, हाइट तो एक्चुअली बचपन से ही थी। बचपन से हाइट तो बचपन से बढ़ रही थी। हाँ। मुझे अच्छे से याद है, मेरे दोस्त जो है बैठे हुए हैं। हाँ। 9th क्लास तक हम सबकी हाइट सेम बढ़ रही थी। हाँ। तो 9th के बाद वो लोग धीरे धीरे रुकने शुरू हुए, बट मेरी जो स्पीड थी वो लगातार वही रही, क्योंकि जेनेटिक्स है मेरे। ऐसे कर शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे। मुझे अच्छे से याद है कि 11th क्लास के बाद टीचर ही मुझे बोलने लगी थी स्कूल आने के लिए जरूरत नहीं, परेशान मत हो तुम, सिर्फ एग्जाम देने आया करो, क्योंकि टीचर्स डरते थे मुझसे। मैं 6'3", 12th में 6'3", 6'4" का हो चुका था। बट पतला था बाद में फिर। हाँ, पतले हो गए। मजाक भी बहुत उड़ता होगा। अरे मजाक में ही तो फिर बॉडी बनानी पड़ी। मजाक में ही फिर कुछ चीजें ऐसी लग गई कि बस अब कुछ करके ही दिखाना। कौन सी बात थी? क्या हुआ था? मुझे बहुत अच्छे से याद है। हमारे मैं क्रिकेट भी खेलता था पहले। हर इंडियन क्रिकेट खेलता है, वो तो हमारे ब्लड में है शायद। तो मैं जब एक क्रिकेट खेल रहा था तो किसी ने ना मुझे मजाक में एक बार ना खम्बा बोल दिया था। अरे तू खम्बा एक तरफ हट जा। वो मेरे से उम्र में थोड़े से बड़े थे, मैं उनको जानता भी था, तो उनसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बात करेंगे। एक बार इस होके मैंने सोचा कि शायद मजाक हो, बट उन्होंने फिर ना बेसिकली 2 या 3 बार मुझे उसी नाम से पुकारा। और वो मुझे रेगुलर कहीं बाहर भी मिलते थे ना, वो उसी चीज को बोलते थे, खम्बे। हाँ, मतलब शायद वो मजाक मेरे लिए अच्छा था, लेकिन आज मैं ये फील करता हूँ कि मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी और वो मुझे चुभ गई। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, अब एक बार तो सेहत ऐसी बना के दिखानी है लोगों को कि लोग मुझसे बोले कि भाई ऐसा बनना है। और जब मैंने सबसे पहले जब वेट गेन किया, अच्छे से गेन करके, मैं वापस सबसे पहले उनसे ही मिला था जाके। और हाँ भाई साहब, आप बताइए। मैंने कहा और अंकल जी कैसे हैं आप? कौन भाई? अरे मैंने कहा मैं आपका खंबा। मतलब उन्हें थोड़ा सा शर्म महसूस हुई, उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलती की थी, बट मेरे लिए अच्छा था वो। सो
है कुछ चीज़ें ऐसी। तो ये सबसे पहली बात तो है, लंबे लोगों के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ होती है वेट गेन करना, क्योंकि वो 100 किलो तक भी हो जाते हैं तब भी पता नहीं लगता, तब भी पतले ही दिख रहे होते हैं। आपका वेट जितना मेरे को पता लगा 150 kg के आसपास है 147। एंड यू आर 6'8", राइट? यस सर। माय गॉड। तो कैसे, मतलब और नॉन वेज भी नहीं खाते हो आप? हाँ वेजिटेरियन। वेजिटेरियन हो? जी हाँ। 5 पुश्तों से आप बता रहे थे कि 5 जनरेशन 6 से। पीढ़ियों का मुझे पता है, क्योंकि 4 मैंने खुद ने देखी है। हाँ। और मैंने अपने दादाजी से अब बात की इस बारे में, तो उन्होंने भी बताया कि हमारे जो पूर्वज थे, जो दादाजी को जो पता थे, जी। तो तकरीबन 6 जनरेशन ऐसी हैं जो उन्हें नॉन वेज कभी नहीं खाया। तो सबसे पहले तो इसी जर्नी के बारे में बताओ कि क्या, मतलब ऐसा कौन सा वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स आपको मिला जिसने आपको इतना गेन दे दिया है? देखिए, एक तो क्या है ना कि जेनेटिक्स होते हैं आपके। हाँ। आपकी जेनेटिक्स अगर अच्छे होंगे तो आप नॉर्मल सी बात है कि आप आगे बढ़ पाओगे हाइट बिल्ड के मामले में। लेकिन फिर आपकी खुद की हैबिट्स हैं, आपको अपनी आदतें सुधारनी होंगी। बेसिकली हम जिस परिवेश में से आते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, मुझे भी नहीं थी। मैं अब जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख पाया हूँ। आज भी मैं ये नहीं बोलता कि मैं नॉलेजेबल हूँ, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे समय के साथ पता लगी। एक्सपीरियंस यूएस में रहा, अच्छे न्यूट्रिशन से मिला। सो बेसिकली क्या है कि हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं प्रोटीन में, बट समस्या यहाँ आती है कि हमें उनको खोजना पड़ता है, बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और शरीर के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो कि हम फॉलो नहीं कर पाते। मेरा ये मानना है कि अगर आप अपना सुबह का नाश्ता 8 बजे करते हो, तो आपको ये नियम बनाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में कि एवरी डे आप 8 और 8:30 के बीच में नाश्ता करो। क्योंकि हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है कि हर माहौल में हम ढल जाते हैं। अगर हम ठंडे मौसम में रहना शुरू कर दें, हम वैसे हो जाते हैं। हम गर्मी में रहना शुरू कर दें, हम वैसे हो जाते हैं। तो बॉडी इस तरह से हमारी बनाई गई है, अडॉप्ट करती है चीज़ों को। यस। तो सेम यही हमारी डाइट का होता है। हम 10 दिन अगर ब्रेकफास्ट 8 बजे करना शुरू करते हैं, तो 11वें दिन हमारी बॉडी को नीड होती है कि हम उसी टाइम वो ब्रेकफास्ट करें। हम उसी टाइम उतने प्रोटीन का इंटेक करें शरीर के अंदर, उतने ही कार्ब्स का जितनी हमें ज़रूरत है, वो आदत पड़ जाती है। लेकिन हमारी जो आम जिंदगी आजकल, चाहे हम काम मान लें, चाहे जिम्मेदारियां मान लें, या स्कूल्स मान लें, कॉलेज मान लें, हम एक दिन 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, नेक्स्ट डे हम 10 o'clock करते हैं, उसके अगले दिन हो सकता है हम करते भी ना हो, और या फिर उसके अगले दिन हम छोले भटूरे खाते हैं, छोले कुलचे खाते हैं, समोसा कचौड़ी खाते हैं। सो बेसिकली आपको एक रूल्स रेगुलेशन अपने बनाने होंगे अगर आपको आगे बढ़ना है। और ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए है। आप जो आज कर रहे हो ये आपके लिए तो है थोड़ा बहुत, बट आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा ही है। तो हम अपनी जनरेशन को आगे क्या दे के जा रहे हैं वो हमें समझना है। जो हमारे पूर्वजों ने हमें अच्छी चीज़ें दी, आज के टाइम आपको पता है पॉल्यूशन और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हर चीज़ से तो हम बच नहीं सकते, बट जितना हो सके उतना हम बचें और आगे बढ़ें। सो बेसिकली यही है, वेजिटेरियन में भी वो सारी चीज़ें हैं। खान पान से ज़्यादा ज़रूरी है नियम आपके कायदे। सो ये एक्चुअली बेसिक चीज़ है। पर मुझे पता है अभी पॉडकास्ट के अंदर वो लोग हुक्ड हो चुके हैं जो लोग बॉडी बिल्डिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो अभी बहुत इंटरेस्ट से देखने वाले हैं, और उनकी तरफ से एक सवाल आने वाला है कि 5 प्रोटीन रिच सोर्सेज मेरे को बताओ वेज के, आप जो अमूमन नहीं पता लोगों को, जो आपने मतलब खोज में या विथ टाइम न्यूट्रिशनिस्ट से पता लगाया हो या कैसे कुछ। देखिए, ये तो मेरा भी पर्सनल सवाल है ऐसे देखा जाए तो। जो मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे या कहीं भी, लोगों को सिर्फ अपनी चीज़ों को बेचने से मतलब है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका लीवर कल क्या करने वाला है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके स्टमक में क्या प्रॉब्लम होने वाली है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल उन्हीं सब लोगों से एक है कि क्या जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं अपने बच्चे को खिला सकते हैं? आप वही चीज़ को सेल कीजिए जो या तो आप खा सकते हैं या अपने बच्चों को खिला सकते हैं। देखिए, मेरा हमेशा से कहना है, मैं कई लोगों से बोलता हूँ, एक बार हम गलती से गलत कपड़े पहन लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उसको फेंक देंगे। गलत गाड़ी भी ले आएंगे, हम उसको दे के हम दूसरी गाड़ी भी ले लेंगे। लेकिन हम शरीर के अंदर जो चीज़ें डाल रहे हैं ये बैक नहीं हो सकती, और ये कहीं ना कहीं हमें हिट करेंगी और आने वाली पीढ़ियों को भी हिट करेंगी। तो ये सबसे ज़रूरी आज के टाइम में, मैं किसी चीज़ का विरोध नहीं करता, बट मेरा मानना ये है कि एजुकेशन से भी पहले, पैसे से भी पहले, हर चीज़ से पहले आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए।
मैं आज ही एक कहीं पढ़ रहा था कि पैसे से ज़्यादा शरीर ज़रूरी है, क्योंकि शरीर जब बीमार होगा ना तो पैसा भी काम नहीं आएगा। सही बात है। सो या तो आज आप ख्याल रख लो, आज ख्याल नहीं रख सकते तो पैसा कमाने में ध्यान दो, लेकिन 10 साल बाद सारा पैसा लेके डॉक्टर को दे देना। बिल्कुल सही बात। तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं हमारे पास। थोड़ा सा टफ है, क्योंकि नॉन वेज के लिए बहुत आसान है कि आपने चिकन ले लिया, मटन ले लिया और खा लिया और एक फिक्स प्रोटीन हो गया। वेज में अगर हम कुछ भी इनटेक करते हैं डेयरी प्रोडक्ट, तो उसमें प्रोटीन तो होता है लेकिन साथ में कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि स्पेशली बॉडी बिल्डिंग्स में अगर हम बात करें तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि हमें डेयरी प्रोडक्ट कम लेने हैं, ऐसा नहीं है डेयरी प्रोडक्ट लेने नहीं है। और एक चीज़ और मैं किसी को नाम नहीं बोलना चाहता, बट मुझे एक फ़नी बात याद आ गई। मैं यूएस में था, वैसे सोशल मीडिया में कम ही देख पाता हूँ क्योंकि टाइम की प्रॉब्लम होती है, बट कभी कभार ऐसे होता है कि फ्री है तो सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया। तो मैंने एक भाई को देखा, अपने दिल्ली के हैं, वो आजकल ना वो सत्तू को बहुत प्रमोट करते हैं। मुझे नहीं पता कौन से भाई साहब, वो नाम नहीं जानता उनका, सॉरी भाई अगर आप सुन रहे हो, बुरा मत मानिए प्लीज, सॉरी। हर चीज में आप कुछ एक चीज को नहीं डाल सकते। हाँ। एक हर चीज की डिमांड अलग है। लेकिन वो उनको मैंने उनकी जो वीडियोस देखी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा। पहले देखा, मैंने कहा फिर मैंने कहा यार तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो सही है या बुरे हैं, किसी को जज करने का अधिकार मुझे ना तो भगवान ने दिया, ना मैं हूँ उस लायक। बट मेरा मानना ये है कि आंखें बंद नहीं करनी, जो भी बंद है थोड़ा खुद भी रिसर्च करो, खुद भी पढ़ाई करो कि हर चीज़ में हम एग्जाम्पल है सत्तू का कि हर चीज़ हम सत्तू डालें, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। हर चीज़ में एक चीज़ नहीं घुसा सकते। ये सो प्रोटीन के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। हम अगर देखें, सोयाबीन बहुत अच्छा सोर्स है। अब ये तो है नहीं कि हम 5 किलो सोयाबीन एक दिन में खा लें, तो ये हमें अपने आप से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम किस किस चीज़ में सोयाबीन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी चिक पीस है हमारे, जितने भी बीन्स हमारी, सब में अच्छा सा प्रोटीन है। बट एक साथ हम सारा नहीं खा सकते, तो वो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ में कितना प्रोटीन डाल सकते हैं, किस चीज़ में। अब ये थोड़ा सा टफ हो जाता है वेजिटेरियन के साथ में, कि अगर हमें 100 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है तो हम 100 ग्राम प्रोटीन के लिए आधा किलो दाल तो खा नहीं सकते। तो वो हमें अपने खाने को उस तरह से फिक्स करना होगा। और हमारे पास बहुत सारी ऐसे आयुर्वेद में भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम रिसर्च करेंगे और आप उसको आसानी से अवेलेबल भी हो सकती है, उसको नॉर्मल फूड में आप नॉर्मल डाइट में लाओगे ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं ये नहीं बोलता ये सब खा के आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं ये बोलता हूँ ये पॉसिबल नहीं। बट हाँ, फिटनेस के अंदर फिट रहने के लिए एक आम व्यक्ति को, एक आम जीवन में जो व्यक्ति है, नौकरी वाला, बिजनेस वाला, नॉर्मल लाइफ वाला, उसके लिए सफिशिएंट है इन चीज़ों के अंदर, जो बीमार नहीं पड़ना चाहता बेसिकली, जो स्वस्थ रहना चाहता है। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, हर आदमी बॉडी बना रहा है, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दीजिए। हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता और ना बनने की ज़रूरत है। आपको ये ख्याल रखना है, फिटनेस का मतलब बॉडी बनाना नहीं होता। फिटनेस का मतलब होता है कि आप फिट रहें, आपके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो अच्छे रहें, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है, आपके लीवर ठीक है, हर तरह की। तो फिटनेस का मतलब वो है। तो सबसे पहले तो भाई, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिए, फिटनेस का मतलब बॉडी बनाना नहीं होता। कई बार तो जिम के ट्रेनर ही उसको इतना उकसा देते हैं ना बंदे को, कि एक बार जिम में आ गया बंदा तो अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम कैलोरी बढ़ाओ, कैलोरी 5000 कैलोरी लेना शुरू कर दो। अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि हमारे ग्रंथों में भी ये बात है, और जापान जैसी देश जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है, वो 80% खाना ही खाते हैं। भूख लगी होती है तो 80% खाएंगे, पेट को थोड़ा खाली छोड़ते हैं। तो खैर, आपकी बात पे नहीं, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली, बहुत ही अच्छी बात बोली। देखिए, मैं किसी ट्रेनर को टारगेट नहीं करूंगा, ना बोलना चाहूंगा, उनका वो काम है। बट आज के टाइम में हर किसी के पास फ़ोन है जी, हर किसी के पास इंटरनेट बहुत सस्ता है हमारे देश में। हम दिन में, मुझे लगता है नॉर्मल आज 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया देखता है। तो उसकी जगह अगर आप गूगल पे जाके, गूगल बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म है, आप अगर खुद रिसर्च करोगे, ऐसा नहीं कि उनसे पूछो मत, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं, पूछना ज़रूरी है, आपको पूछना पड़ेगा। बट उसको डबल चेक करने के लिए आप गूगल पे भी जाके देख सकते हो। अब आजकल वो समय नहीं है कि बुक्स ढूंढनी, आप गूगल पे आप कुछ भी लिखते हो, निकल के आ जाता है। तो और इतने पढ़े लिखे हम लोग हैं, सही बात। तो आप डबल चेक करो। आपकी बॉडी के अंदर कोई बंदा बोल रहा है, कुछ आप डाल रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको चेक करो। लेकिन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि गुरुजी ने अगर बोल दिया, गुरुजी ने हाथ मुट्ठी बंद करके कुछ दे दिया और बच्चे ले लिए। ये बहुत शॉर्ट टाइम है और ये ठीक नहीं है।
ये आपको पता लगेगा, मैं बहुत स्ट्रेट बोलता हूँ, लोगों को बुरी भी लगती है मेरी बातें। ये चीज़ें आपको पता लगेंगी जब आपकी शादियाँ होंगी, ये चीज़ें आपको पता लगेंगी जब आप लंबे समय तक उन चीज़ों को अंदर बॉडी में डालते रहोगे। ये मशीन नहीं है भाई, ये बॉडी है, इसकी एक कैपेसिटी है, एक सिस्टम है, और इसमें हर वो चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे पीछे जेनेटिक्स से भी आई हुई हैं। हमें पता ही नहीं हमारे जेनेटिक्स में कहाँ क्या प्रॉब्लम थी, किसको क्या प्रॉब्लम थी, वो हम पता ही नहीं करते। हम सीधा गुरुजी ने बोल दिया हाँ बेटा जाओ मज़े करो, और चल रहा है। सो बस यही है कि बॉडी फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं होता। अच्छा, एक बहुत मेजर क्वेश्चन, प्रोटीन पाउडर लेना सही है कि नहीं है? सबकी तरफ से ही है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हाँ, है बहुत actually। बड़ा। वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, ये प्रोटीन, इंडियन प्रोटीन, बाहर का प्रोटीन, इंपोर्टेड प्रोटीन, तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए? देखिए, कौन सा लेना चाहिए ये मैं नहीं बोलूँगा। हाँ। मैं किसी को कोई नहीं, सजेशन नहीं। रिसर्च इन द टर्म्स, नाम नहीं बताना आप, लेकिन अगर रिसर्च के टर्म्स में कि क्या देख के लें। देखिए, प्रोटीन का ये है कि प्रोटीन पाउडर गलत नहीं है, ये मेरा खुद का मानना है। जी। प्रोटीन पाउडर एक साइंटिस्ट ने और डॉक्टर्स ने एक तरीका बनाया है कि अगर हम मान लो हमें 20 ग्राम प्रोटीन लेना है, 30 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो इसके बदले में हम 25 रोटियां तो नहीं खा सकते, क्योंकि रोटी बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा प्रोटीन है, फैट है, कार्ब्स है, मिनरल, सब कुछ है। अब हमें प्रोटीन की जरूरत, तो 25 रोटियां खानी पड़ेंगी उतना प्रोटीन लेने के लिए। तो डॉक्टर और साइंटिस्ट ने जो दिमाग अपने लगाया और उसको एक तरह से प्रोटीन में डाल दिया। तो प्रोटीन बुरा नहीं है, लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आप प्रोटीन कौन सा खा रहे हो। आपको ये खुद को ऑब्जर्व करना होगा। जरूरी नहीं है कि जो प्रोटीन मैं खा रहा हूं वो आपको सूट कर सूट जाए, करे, ओके, ठीक और है। जो आप ले रहे हैं वो मुझे करे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपने प्रोटीन लिया, हाउ डू फील, आपका स्टमक कैसा फील कर रहा है। आपको 6 से 7 दिन एवरी डे ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कि वो अच्छा है तो नहीं। हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, हर किसी का सिस्टम अलग है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पहले समझनी होगी कि कौन सा प्रोटीन हमें सूट कर रहा है। सही है, ठीक है। दूसरे ने बोल दिया वो नहीं। दूसरी बात, ये थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा मैं समस्या तो नहीं बोलूँगा, बट एक कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा है हमारे यहाँ। मैं खुद यहाँ भारत से हूँ, मैं 8 साल से यूएस में हूँ, कि जो भारतीय ब्रांड्स हैं उनको लोग बिलीव नहीं करते, ठीक है। इसके पीछे मैं भारतीय ब्रांड्स को पूरा दोषी नहीं मानूंगा, लेकिन मैं ये उनको बोलूंगा, जो मैंने बहुत पहले ये बात बोली थी, कि ये प्रोटीन ब्रांड्स को देखो, पैसा कमाने के लिए दुनिया में हर कोई आया है, और वो काम है उनका, करना भी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। लेकिन हर ब्रांड को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप वो प्रोटीन मार्केट में दो, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है, जो आप खुद खा सको या अपने बच्चों को बच्चे को खिला सको। जिस दिन हम देखिए, देश, हम कभी भी शिकायत कर देते हैं कि हमें गवर्नमेंट हमारे लिए ये नहीं कर रही, फलाना वो नहीं कर रहा। कोई कुछ करे ना करे, हमें खुद को जिम्मेदार बनना होगा। मैं अगर आपके पास आया हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो सब, हो सकता है कोई ना सुने मेरी बातों को, ना माने, बट ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो सारी चीजें आपको बता पाऊं जो शायद मुझे एक्सपीरियंस से सीखा है मैंने। बिल्कुल सही है। ये नहीं कि मैं आपको किसी भी चीज़ का प्रमोशन कर जाऊं या कुछ बता जाऊं, ऐसा नहीं है। तो एज ए ह्यूमन ये हमारी मॉरल जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन ब्रांड्स की है, कंपनियों की है, कि थोड़ी सी जिम्मेदारी आप निभाइए। तो ऐसा नहीं है, लोग धीरे धीरे बिलीव करेंगे, समय लगता है हर चीज़ में। आज के टाइम में तो जो मेरा मानना है, 80% लोग बाहर की ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं कि भाई वो ब्रांड चाहिए, इंडियन ब्रांड्स को पसंद नहीं करते। सो मेरा उन लोगों से भी कहना है कि वो भी धीरे धीरे आपका विश्वास जीतेंगे, और ये आप भी ध्यान रखिए कि अपनी इंडियन ब्रांड्स को बढ़ावा दीजिए। हमारी ब्रांड है, हमारे लोग हैं, पैसा हमारा है, हमारे देश में रहेगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये दोनों तरफ से हमें चीज़ें करनी होंगी, जिससे कि हमारे देश का भी भला होगा, हमारे यूथ का भी भला होगा, उन कंपनीज़ का भी भला होगा। क्योंकि आज के टाइम में तो इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग मार्केट है, जो बिजनेस से मार्केट है, उनमें एक सप्लीमेंट का बिजनेस, हाँ, वेलनेस का बिजनेस सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। तो हमें भी ये चीज़ सोचनी होगी कि कंपनीज भी अपने आप को फिक्स करें धीरे धीरे, और कंज्यूमर भी इंडियन और ब्रांड पे थोड़ा सा कंज्यूमर भी। ध्यान ये दे। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम अपने देश के बारे में सोचते हैं और अपने हेल्थ के बारे में सोचते हैं, और प्रोडक्ट जो बनाने वाली कंपनियां वो भी इस बात को सोचती हैं, ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल सही। अब सपने छोटे छोटे होते हैं बच्चों के,
वहाँ से एक इंसान ने सपना देखा कि मैं WWE में जाऊँगा, और वो चले भी गए। तो इस सफ़र के बारे में थोड़े से डिटेल्स जानना चाहेंगे हम कि कैसे आपके दिमाग में आया? क्या आप भी हमारी तरह बचपन में टीवी देख के मोटिवेट हो गए थे कि खली आ रहा है? और फिर कैसे आप गए और उस रास्ते में क्या-क्या रुकावटें आईं, थोड़ा हमें बताइए? मुझे आज बहुत अच्छे से याद है, ये सवाल मेरा हमेशा से मेरे दिल के करीब रहा है। मैं शायद 6 या 7 साल का रहा होऊँगा। उस समय महाभारत आता था संडे को टीवी पे। हाँ, हाँ, उस समय हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, तो हमारे मोहल्ले में एक तिवारी जी थे, उनके घर में एक टीवी रखा हुआ था जिसमें शटर होती थी, ताला लगता था उस समय। हाँ, मुझे आज भी याद है। ठीक है। तो संडे को वो महाभारत की टाइम पे खोलते तो पूरे मोहल्ले के बच्चे, और क्योंकि टीवियाँ उस समय बहुत कम थी, हर कोई संपन्न नहीं था उतना, हाँ, तो हम लोग ना वहाँ महाभारत देखते। तो उसी महाभारत के दौरान में एक एडवर्टाइजमेंट आया था उस समय। मुझे नहीं पता वो क्या है था एडवर्टाइजमेंट, बस मुझे ये पता है कि एकदम से लाइटनिंग होती है, एक बड़ा सा जायंट सा पहलवान निकल के आता है, म्यूजिक लाउड। सो वो जो एक एक जो पिक्चर थी ना, एक 7-8 साल के बच्चे की, आप जानते हो कि दिमाग में उसमें कार्टून होते नहीं थे, तो वो एक पिक्चर एकदम से क्लिक करी, ये क्या है और इतने सारे लोग इसके लिए क्यों चिल्ला रहे हैं, ये है कौन। वो मेरा फर्स्ट, जो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, हाँ, वो मेरा पहला, मुझे आज भी याद है पहली बार मैंने, उस समय WWF नाम होता था, लेकिन उसने मुझे ये पता नहीं था कि है क्या बेसिकली, बट मुझे ये पता लग गया कि ये कुछ चीज़ है यार, ऐसा कुछ करना है कि इतने सारे लोग आपके लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उसके बाद से हर संडे को ना मैं सिर्फ महाभारत इसलिए देखता था उस समय कि वो एडवर्टाइजमेंट आ जाए बीच में, नाइस। और वो एडवर्टाइजमेंट आते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इंटरनेट थे नहीं उस समय, फोन्स थे नहीं, इंग्लिश में तो आज भी तंगी है, मतलब क्योंकि छोटे शहर में लोग यूएस में रह के 8 साल बाद बोल रहा है आज भी इंग्लिश में तंगी है, हाँ, तो तुम मतलब अपना अपना समझ लो भाई दोस्तों। सो वो मेरा पहला उस समय का एक्सपीरियंस था। मुझे ये करना है। अब करना कैसे, ये कोई आइडिया दूर दूर तक नहीं था, क्योंकि मैंने बोला भी, शायद अपनी मम्मी को बोला या किसी को बोला था कि मुझे नहीं पता था मुझे लगता था पहले कि टीवी में अंदर जो चल रहा है ना, वो मतलब कुछ टीवी के अंदर ही चलता था, उसके अंदर ही है, कुछ तो था। किस दिन मैंने फोड़ बोला के मुझे निकालूंगा। टीवी के अंदर जाना है और वो करना है मुझे। वो ऐसे ही लोग निकलते हैं। सो वो सपना, एक बच्चे का सपना उस समय वो था कि ये बनना है, कैसे बनना है वो पता नहीं था। पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई में इतने अच्छे थे नहीं, बट फिर भी नॉर्मल एजुकेशन तो हमारे यहाँ होती है। 10th किया, दिमाग में वो रहा कि कैसे करना। अब प्रॉब्लम क्या थी कि मैं जहाँ से आता हूँ वो मध्य प्रदेश में ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक छोटा सा कस्बा है डबरा। अब समस्या ये थी कि मैंने सोचा कि इसमें जाने के लिए जो ये सब कर रहे हैं ना, कुछ तो स्पोर्ट्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ समस्या क्या थी, कोई स्पोर्ट्स था ही नहीं। ओह, हमारे यहाँ कोई स्पोर्ट्स था ही नहीं, स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ नहीं था। मैंने तो कहीं नहीं देखा, जो दंगल में कुश्तियाँ होती हैं गाँव में, उनके अलावा कोई ना तो एकेडमी थी, ना कोई ग्राउंड था, कुछ नहीं था। तो मैंने अपने घर में, मेरे चाचा थे, उनके पास एक बहुत बड़ी शील्ड टंगी होती थी, पहले बड़ी बड़ी शील्ड मिलती थी, तो उसमें लिखा हुआ था भाला फेंक में प्रथम स्थान था उनका, यानी जैवलिन थ्रो। मैंने कहा ये शील्ड आई है, नहीं किसी इस खेल से आई है ये, अब खेल कौन सा वो नहीं पता, लेकिन मैंने कहा ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तब जब ऐसा कुछ मिलेगा तब जाने के बाद मौका हो सकता है बाहर मिल जाए। मैंने चाचा जी से पूछा कि आपको कैसे मिली, उन्होंने बताया कि जेवलिन थ्रो, तो एक लकड़ी का जेवलिन कहीं से मिल गया और मैंने उसे फेंकना शुरू कर दिया। कोई पता नहीं कैसे जेवलिन फेंकते हैं, कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, कहीं भी फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती करते करते मुझे राइट शोल्डर में इंजरी होना शुरू हो गई। ओहो, लेकिन मुझे समझ उस समय नहीं आया। अब बिना टेक्निक के कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी फेंके जा रहे हैं, इधर भैंस चल रही है, गाय चल रही है, और मैं बीच में से जेवलिन फेंके जा रहा हूँ। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये पॉसिबल कैसे है, इसको फेंकने से तो लड़ाई कुश्ती में जा ही नहीं सकते। बाद में समझ में 8 महीने से मैंने कहा एक शोल्डर मजबूत भी हो गया अगर, तो दूसरा तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा ना यार, ये काम चल नहीं पाएगा इससे। मैंने कहा गेम दूसरा बदलना पड़ेगा। अब दूसरा गेम था ही नहीं। तो उस समय हमारे यहाँ डबरा में एक पता नहीं कहाँ से कोच कैसे बेसबॉल गेम को ले आए, अच्छा, जो अमेरिकन गेम है। तो अब वो समझ में नहीं आया, क्रिकेट की तो दिखता था, बट थोड़ा बहुत खेलना शुरू किया। मैं 2-4-6 महीने खेला, नेशनल भी खेल गया 1-2 बार, बट मुझे नहीं आया समझ में यार, ये भी मैंने सेम है, ऐसे मारो वैसे मारो, वो नहीं कर सकते। मुझे ज़रूरत थी कुछ मार्शल आर्ट के स्पोर्ट्स की। इसी दौरान मेरा 12th क्लास हो गया। 12th के बाद मैंने ग्वालियर में एक फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है, काफ़ी फेमस है, LNIP, उसमें एडमिशन लिया। मैं वहाँ बास्केटबॉल खेल रहा था।
उस बास्केटबॉल को खेलते दौरान वहाँ एक कोच आए जो किसी काम से उस इंस्टीट्यूट में आए थे, जो कि MDU यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग के कोच थे, मिस्टर रविंदर सिंह राणा, रोहतक के रहने वाले थे। MDU ये रोहतक वाला है ना? MDU यूनिवर्सिटी। तो वो जब आए, उन्होंने मुझे देखा कि यार लड़के की हाइट वाइट अच्छी है, तो ऐसे बैठ के देखते रहे पूरा दिन। फिर मुझे बुलाया कि क्या करते हो? मैंने सर बास्केटबॉल खेलता हूँ। बोले बास्केटबॉल क्यों खेलते हो, बॉक्सिंग क्यों नहीं खेलते? उन्होंने जैसी बॉक्सिंग बोला ना तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये मैंने हो सकता है ये कुछ, माय गॉड, मतलब पहली बार मेरे हाथ में बॉल थी, मैंने छोड़ दी, मैं सीरियसली उनकी बात सुनने लगा। मैंने कहा अब 12th तक इतना पता लग गया था कि स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या है, कैसे हैं। मैंने कहा बॉक्सिंग क्या है सर? तो उन्होंने, उस समय वो शायद यूनिवर्सिटी कोच थे बॉक्सिंग के, उन्होंने बोला मैं तुझे बॉक्सिंग खिलाऊंगा, मुझे तेरी फैमिली से मिलना है। वो मुझे बिना बताए, मतलब मीन्स मुझसे पूछे कहाँ के रहने वाले हो, डबरा बगल में जगह, वो बस लेके मेरे घर गए, मेरे फादर से मिले, मेरे फादर से बोले कि मैं आपके लड़के को अपने साथ रोहतक ले जाना चाहता हूँ उसकी, क्योंकि उन्हें शायद मेरी वो भूख या जो भी एक फील आ गया उन्हें कि ये लड़का कुछ करने वाला है और ये करेगा। तो वो मुझे पापा को कन्विंस किया। पापा बोले ठीक है, वैसे भी बाहर ही है, कौन डबरा तो रह नहीं रहा, मैं ग्वालियर में ही था। बोले ठीक है। तो मैं 4 महीने उस इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होते बच्चों के, बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है उनकी, क्योंकि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है फिजिकल एजुकेशन में, मैंने 4 महीने छोड़ दिया। मैं सीधा पहुंच गया रोहतक। अब रोहतक में पहुंच गया, मैं मध्य प्रदेश का आदमी यार, बड़ा शुद्ध हिंदी बोलने वाला, और रोहतक तो समझ लो फिर पूरा बिल्कुल ऐसी भाषा ना कि शुरुआत में तो मुझे आज भी याद है, मैं कहता ये लड़ क्यों रहे हैं मुझसे, अरे भाई के काम से है? भाई कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं कोई काम नहीं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि हाइट बिल्ड अच्छी थी ना, तो थोड़ा सा उनमें घुल मिल गया मैं। एक इंसिडेंट था, आज बताता हूँ मैं, आज तक कभी शायद किसी को नहीं बताया मैंने ये बात। मुझे किसी लड़के ने बोला, एक हरियाणा की कोई स्पोर्ट्स की कोई लड़की जा रही थी, इसकी हाइट अच्छी थी, मुझे किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि ना इससे बस ये पूछ के बता दे कि हॉस्टल कहाँ है। वो शायद थोड़ी गुस्से वाली होगी, मुझे पता था नहीं ये बात का कि भाई कैसे। तो मैं गया उनके पास मैंने बोला एक्सक्यूज मी मैम। वो जैसी पलटी, अरे भैया तन्ने के काम से है? अब मैंने कहा दीदी कुछ काम, मैं हाल ही दीदी पे आ गया, 1 सेकंड में मेरे सुर ही चेंज हो गए। मैं दीदी मुझे ये दीदी हॉस्टल कहाँ है? आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 5 साल रोहतक में रहा, मैंने किसी भी लड़की से कोई भी बात नहीं की 5 साल तक। मेरा एक्सपीरियंस इतना खतरनाक हो गया ना, आज ही मुझे हंसी आती है उस बात को लेके। हरियाणा का अगर कोई इंसान देख रहा है, लड़की स्पेशली, बताओ कि आप पोलाइट भी हैं। मेरी शुरुआत थी। उसके बाद जब मैं घुल मिल गया, मैंने बॉक्सिंग कोचिंग स्टार्ट की, तो मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, ऐसे दोस्त मिले जो आज भी मेरे दोस्त हैं, और उनकी फैमिलियां इतनी अच्छी थी ना कि आज भी उनकी जो माँ है, मैं उन्हें आंटी बोलता हूँ, 5 साल तक। सल्यूट है इस बात को, और इस चीज से और स्टेट के लोगों को भी सीखना चाहिए। 5 साल तक एक बार भी मुझे उन्होंने घी घर से नहीं लाने दिया, एक बार मैं लेके गया, आंटी ने खुद अपने हाथों से फेंक दिया कि जब तक तू यहाँ है तो हमारा बेटा है। 5 साल मैं एथलीट था, मैं बहुत सारा घी भी सभी खूब पेल के खाता था पहले। आप बिलीव नहीं करोगे, 5 साल तक मुझे ना एक बूंद घी घर से ले जाना पड़ा। बताओ, वो इतने अच्छे मेरे भी दोस्त हैं हरियाणा से, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। उनके घरों में जाना, कोई भी त्योहार हो, आंटी खुद बुलाती थी, अपने बच्चों से ज्यादा मुझे प्यार करती। मेरे 2 बहुत क्लोज फ्रेंड थे जिनके घरों में जाता था मैं। आज भी जब भी मैं दिल्ली आता हूँ या टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे मिल के आऊँ, आंटियों से। उनको अपने बच्चों से, क्योंकि उनको ये लगता था उनके बच्चे शरारती हैं, ठीक है, और मैं MP से था, थोड़ा मेरा बोलने का तरीका, मेरा बोलने का लहजा और एक डिफरेंट था, तो उन्हें लगता था ये शरीफ है, ये शायद हो सकता है कि हमारे बच्चों को भी थोड़ा शरीफ कर दे, सुधार दे। वो तो नहीं सुधरे एक्चुअली, आज तक नहीं सुधर पाए ना मैं कर पाया। सो ऐसे मैं रोहतक पहुंचा, बॉक्सिंग स्टार्ट की, 5 से 6-7 महीने मैंने परफॉर्म किया। मेरे कोच बहुत खुश थे मुझसे, उन्हें लगता था कि अब ये लड़का नेशनल में और इंडिया में मेडल मारेगा और इंडिया बहुत नाम करेगा। लेकिन जो मैंने जेवलिन थ्रो में जो इंजरीज मुझे होना शुरू हुई थी, वो मैं समझ नहीं पाया था। वो इंजरी मुझे उस समय हुई बॉक्सिंग करते समय, तो फिर से हुई। यस, मेरे राइट शोल्डर में इतनी इंजरी हो गई कि मेरे कोच ने मुझे बहुत सारे डॉक्टर से मिले, लीगामेंट्स बहुत बड़े इश्यू हो गए थे जो कि ठीक होने को रेडी थे। डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने सर्जरी बोला। उस समय ये बात कर रहा हूँ मैं 2005 के आसपास की। एज क्या थी उस टाइम? मैं रहा हूँगा
20-21 साल का। तो मेरे कोच ने बहुत कोशिश की। थैंक यू कोच साहब, अगर कभी आप देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच। आप जैसा इंसान तो ज़िंदगी में शायद नहीं मिलेगा मुझे कभी। उन्होंने बहुत कोशिश की, बेचारों ने बहुत कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया ठीक। और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला, आज मैं जो भी हूँ, ऐसा नहीं है मैं जो हूँ उसको आप देख रहे हो, ये देखो कि मेरे पीछे ही कहानी क्या है। वही बिल्कुल। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मुझे लगा, क्योंकि मैं बचपन 7 साल से जिस चीज़ का वेट कर रहा था वो चीज़ मुझे मिलना, उसके करीब मैं पहुंचने वाला हूँ, और मुझे इतनी बड़ी इंजरी हो गई कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी ये बॉक्सिंग नहीं कर पाएगा, इसको आप 2-3 साल के लिए बिल्कुल वो करो ब्रेक। मैं उस समय, शायद मुझे नहीं पता, उस समय डिप्रेशन तो कुछ चीज़ होती नहीं थी या हम समझते नहीं थे, मुझे नहीं पता, बट मैं फुल ऑन, मतलब ये हो गया था कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला और ना कुछ हो पाएगा। अब कह सकते हैं अब डिप्रेशन, उस समय मुझे नहीं पता टर्म नहीं था उस टाइम, अब टर्म है अपने डिप्रेशन पास। था, बट हाँ। सो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय था, सबसे बुरा। अकेला फेस कर रहा था क्योंकि मैं घर वालों को बोलना नहीं चाहता था कि वो बेचारे परेशान होंगे। और करीब 1 साल तक मैं उसमें रहा। मैं हॉस्टल में रहता था, ना बाहर गया, कहीं नहीं जाता। बस मेरे जो दोस्त थे वो आते थे, वो समझाते थे कई बार, क्योंकि जाट तो भाई हमारे वैसे भी बहुत खुले दिल के होते हैं। कोई नहीं भाई, और अब पुलिस में भर्ती हो जा और ये कर ले, अरे मैंने रखो भाई। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। फाइनली 1 साल बाद मैं वहाँ से निकला। निकलने के बाद मैंने कहा मैं ऐसे हार तो नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे WWE में जाना है अब। लेकिन अब इसके लिए क्या करना, तो मैंने स्विच किया, मैं किक बॉक्सिंग ज्वाइन किया। मैंने एक हाथ काम नहीं करेगा ना, एक हाथ काम करेगा, बाकी किक काम करेंगी, तो मैंने किक बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। किक बॉक्सिंग में मैंने नेशनल में 2006 में ही, पहली साल में ही नेशनल चैंपियनशिप जीती सुपर हाईवेट कैटेगरी में, और लगातार 4 साल तक मैं नेशनल चैंपियन रहा किक बॉक्सिंग में। हाथ जरूर मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, बट वो चीज़ नहीं थी, बट फिर भी मुझे पता एक हाथ है और हाइट बिल्ड अच्छी थी। करते करते फाइनली मैं यहाँ वहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन हो गया मेरा रोहतक से। मैं वापस घर आया, ग्वालियर आया। मैंने फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। इसी दौरान मुझे पहली बार एक ऑफर आता है, एक शो आता था बहुत साल पहले, शायद आप लोगों को पता हो, सोनी का एक बहुत रियलिटी शो था, उसका नाम था एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर, हाँ जिसमें फराह खान, अनु मलिक होते थे। तो उसके लिए मुझे एक बार बुलाना, फोन आया कि आप ऑडिशन दीजिए। मैंने उनको बोला कि ऑडिशन चल रहे थे, तो मुझे बुलाया उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली ग्वालियर में ऑडिशन चल रहे थे, ग्वालियर से कोई बंदा सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो जिसने ऑडिशन ऑर्गेनाइज किए थे ना, वो मुझे जानते थे, वो न्यूज़ पेपर थे। बोले यार सौरभ कोई सिलेक्ट नहीं हो, तू आ जा यार, तू कुछ कर दे। मैंने आता हूँ, मैं गया। बोले क्या मुंबई से टीम आई थी। बोले आप क्या कर सकते हो? मैंने कहा यार मैं किक बॉक्सर हूँ, ठीक है, मैं या तो मार सकता हूँ। तो वो घबरा गया, मुंबई मार। मैंने यार मैं मार खा सकता हूँ। बोले मार खा सकते हो? मैंने हाँ खा सकता हूँ। कैसे खा सकते हो? मैंने कैसे भी। तो भाई 3-4 शायद ये एपिसोड देखा हुआ है मुझे। हाँ 3-4 लोग आते हैं, मुझे पंचेस घूसे खूब मारते हैं, ये सब करके। अच्छा भैया सौरभ बताओ कि तुम क्या करने वाले हो आज? मैं आज पिटाई खाने वाला हूँ। मतलब तुम मार खाओगे? जी हाँ, पीटते बहुत लोग हैं, पिटने वाले बहुत कम मिलते हैं। किस्मत वाले आओ। शाबाश सौरभ। बोले ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक हमारे पास नहीं आया, आप मुंबई आ रहे हो। मुंबई गया। मुंबई में वो अब कर देते हैं अपना वो ड्रेसअप वगैरह, वो बना दिया, वो जिनी जैसा बना दिया कुछ, मुझे आज भी याद है। के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, सो मैं गया तो वहां पे लोगों ने मुझे लकड़ी के फट्टे वट्टे से मारा खूब, और वो मैं हो गई इवेंट, और लोगों को पसंद आया। आफ्टर दैट मैं जैसे ही घर पहुंचा ना, तो मुझे फोन आया कि फराह खान ने कुछ आइडिया दिया एंटरटेनमेंट को, कि इस लड़के को लेके ना हम एक कैरेक्टर बना सकते हैं, गोंग मैन। तो एक कैरेक्टर वहां होता है, उसका फेमस लाइन थी, गोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो भाई उन्होंने बुलाया तो अब जो खड़े होते थे और वो बोलते थे। एक वो छोटा सा कैरेक्टर था, समझ गया। तो जैसे कुछ गलत करता था कोई, तो मैं गोंग बजाता था, और गोंग कभी रॉन्ग नहीं होता। वो एक छोटा सा कैरेक्टर था, बट वो, मैं एक बहुत छोटी फैमिली से हूँ, छोटे से शहर से हूँ, मेरे फादर फार्मर है। तो आपको अगर मुंबई जाना है, रहना है, सर्वाइव करना, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उन लोगों ने मुझे बहुत कम पैसे ऑफर किए, बट मैंने उनको हाँ बोल दिया, और मैंने कैरेक्टर किया। कैरेक्टर करने के बाद मैं जब घर लौट के आया, तो उसी दौरान हमारे यहाँ नगर निगम के इलेक्शन हो रहे थे। अच्छा। लाइक आई थिंक आप लोग भी शायद पार्षद बोलते हो। हाँ, पार्षद या कॉर्पोरेटर, हाँ। मुंबई में कॉर्पोरेटर बोलते हैं। तो मेरे दोस्त, जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं, बोले यार एक काम करते हैं, अपन इलेक्शन लड़ लेते हैं। मैंने यार इलेक्शन कौन लड़ेगा यार, मैं क्या चुनाव नहीं, करके देखते हैं। तो भाई मैं उस समय इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीत गया। वाह यार,
ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं बहुत 23 साल का शायद रहा लोगों हूँ ने उस सोचा समय। सारी परेशानियों का हल है, कोई भी वो करेगा तो इनको सामने बढ़ा देंगे। नहीं, हमारे यहाँ क्या है ना कि भारत में लोगों को की मानसिकता भी है कि अगर आप पॉलिटिक्स में आ गए तो सब कुछ सेट हो गया आपका। सेट हो गया। ना फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है ना कुछ, ये इस तरह की सोच है। तो मैं इलेक्शन भी जीता, लेकिन मेरा मन जो था ना वो कहीं ना कहीं कह रहा था नहीं सौरभ यार, जो करना है वही करना, और वो अभी तक हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। 1-2 साल में रहा अपने शहर में, मैंने कहा नहीं यार मेरे पे नहीं होगा। मैंने अपने दोस्त को बोला भाई देख अभी नेता तो बन गया, अभी काम जितने हो रहे हैं ना सिग्नेचर में, ये भाई तू संभाल, मैं तो जा रहा हूँ। मैं मुंबई पहुंचा और उसी दौरान एक आया था कलर्स पे शो, रिंग का किंग, एक रेसलिंग शो आया था। अच्छा। उसके ऑडिशन हुए, उसके ऑडिशन में पहुंचा, मैं वहां से सिलेक्ट हो गया रिंग का किंग शो के लिए। तो रिंग का किंग शो की जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि इंडियन रेसलर हैं और अमेरिकन रेसलर हैं और वो आपस में उनकी बनती नहीं, रेसलिंग शो ऑर्गेनाइज किया, सेम WWE ऐसा। ठीक है। उसमें मैं था। आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोगों को वो चीज़ें जिन लोगों ने जो प्रोफेशनल रेसलर थे उन्होंने जो 6-6 साल में सीखी ना चीज़ें, वो हमें सिर्फ 3 महीने में सीखनी थी। तो एवरीडे ट्रेनिंग के बाद, पुणे में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, एवरीडे ट्रेनिंग के बाद जो गोरे थे उनकी बस जाती थी होटल्स में, और जो भारतीय थे उनकी जाती थी बस हॉस्पिटल में मार खा के और ट्रेनिंग करने के बाद। और रोज हॉस्पिटल और होटल पुणे में बिल्कुल आमने सामने थे। तो बहुत अच्छे से याद है, किसी को कहीं चोट लग गई, किसी को स्वेलिंग हो गई, किसी को चोट, तो सारे इंडियंस जाते थे हम लोग, क्योंकि हम सब लोग नए थे जितने भी रेसलर थे उस शो के अंदर, और वो लोग प्रोफेशनल रेसलर थे भाई, उन्हें तो गए और गए। वो करते करते फाइनली वो शो हुआ। शो एक्चुअली हिट नहीं हुआ कलर्स का, हरभजन सिंह ने उसको होस्ट किया था। बट अच्छी चीज़ ये रही वहाँ से कि जो फॉरेनर रेसलर आए थे उनकी नज़रों में हम इंडियन रेसलर आ चुके थे कि इंडिया में भी। और उसी टाइम पे खली सर का रेज हो रहा था, काफ़ी स्पीड से ऊपर बढ़ रहे थे, अंडरटेकर को मारा। तो वहाँ वो भी हम सुन रहे थे कि अब इंडियन रेसलर वहाँ जा सकते हैं, और उनको भी पता लगा कि इंडिया में भी जो एमेचर रेसलिंग होती है, जो दंगल होते हैं, उसके अलावा इस तरह के रेसलर्स हैं। वहाँ से वो लोग गए, उन्हें पता लगा। इसी दौरान ये खत्म करते ही मुझे महाभारत शो का ऑफर आया, वो भी फेसबुक से, जो बहुत लोगों ने देखा है। जी। मैं कई बार कहता हूँ सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करो, बट आप बिलीव नहीं करोगे, जो मुझे सबसे बड़ा कैरेक्टर मिला जिसकी वजह से लोग मुझे आज जानते हैं महाभारत, वो मुझे सोशल मीडिया से मिला, फेसबुक के थ्रू। उन्होंने रीच किया, मैं वापस घर गया, उस रिंग का किंग शो खत्म करके दोस्तों के साथ फिर से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व, क्योंकि मैं था ही पार्षद था, मेरी जिम्मेदारियां भी थी कुछ। उसी दौरान महाभारत से मुझे कॉल आया कि हम आप एज ए भीम, क्योंकि महाभारत में 2 कैरेक्टर की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, सारे कैरेक्टर ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके थे, भीम और द्रौपदी, ये 2 जो कैरेक्टर थे ना, ये सबसे टफ थे, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। भीम का तो समझ में आ रहा, द्रौपदी का नहीं आया। वो बहुत टफ कैरेक्टर था। आप सोचिए ना कि एक महिला एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रही है, इसके 5 पति हैं। ये फील करना ये आसान नहीं है। या तो आप एक नॉर्मल एक्टर हो कि आपने कर लिया, सीरियल खत्म हो, वो आप फील करना आपको उस चीज़ को, वो हमारे प्रोड्यूसर को वो चीज़ चाहिए थी, तो टफ था। सो फाइनली उन्होंने बुलाया, मुंबई पहुंचे, मुंबई में ऑडिशन हुआ मेरा महाभारत का। 2 स्क्रिप्ट थी, एक द्रौपदी को मैं बहुत प्यार से कुछ बोल रहा हूँ, एक दुर्योधन को, तो मैंने प्यार वाली स्क्रिप्ट थी वो दे दी वापस क्रिएटिव को। मैंने ये मेरे बस की है नहीं, मैंने गुस्से वाली ला उधर, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ग्वालियर से हूँ, हमारा वो जो एरिया वो चंबल का एरिया है, चंबल का फील है हमारे अंदर। तो वो अग्रेसिव वाली मैंने जब लाइन्स बोली ना, तो मेरा दोस्त बाहर बैठा था ऑफिस के, वो इसको भी सुनाई दे रहा था मैं कि चिल्ला रहा हूँ अंदर में। सो फाइनली उन्होंने मुझे फाइनल बुलाया, फाइनल कर लॉक कर दिया। मैंने शो किया, कुछ आता नहीं था बट धीरे धीरे एक्सपीरियंस से किया। इधर जो रिंग का किंग शो के जो रेसलर थे वो वहाँ पहुँच गए, और वहाँ WWE का प्लान था कि हमें इंडियन कुछ रेसलर की ज़रूरत है। तो वो एक ट्राई आउट करने का प्लान कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने जो TNA के कुछ रेसलर थे जो उसमें जा चुके थे WWE में, उनसे पूछा कि यार इंडिया के बारे में आप लोगों ने एक शो किया, आप बताइए कुछ कैसे एथलीट है, कुछ नंबर दीजिए। उनमें से किसी ने मेरा नंबर उनको दिया, और भी नंबर दिए। तो उन्होंने ट्राई आउट लिया दुबई में 2017 में, अच्छा, जिसमें इंडिया से तकरीबन 8 से 9 लोग गए थे, और ओवल तकरीबन 14 देशों के 40 एथलीट थे वहाँ। कतर, वियतनाम, फिलीपीन, सिंगापुर, जो अपने आसपास के देश हैं, गल्फ कंट्रीज। वहाँ से सिर्फ हम 5 लोग सिलेक्ट हुए, जिनमें से मेरा भी नाम था। ट्राई आउट था, बहुत टफ था ट्राई आउट, क्योंकि जितने भी लोग थे वो 22, 23, 24 साल के थे, और मैं उस समय 31 का हो चुका था। तो मेरे लिए बहुत टफ था।
और स्पेशली जो गल्फ के आए थे वो देखने में यार, वो क्योंकि वो लोग तो बीफ और पता नहीं क्या खाते हैं, देखने में लग रहा है मैंने यार ये तो बहुत टफ हो जाएंगे, मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग। लेकिन जैसे ही ट्राई आउट शुरू हुआ, 3 दिन का ट्राई आउट था, पहले ही दिन आधे लोग आउट। क्योंकि एक बॉडी बिल्डिंग करना या पावर लिफ्टिंग करना और रेसलिंग करना बहुत डिफरेंस है। जब आपको रोल लगाने पड़ते हैं, सर से घूमते चक्कर आ जाते हैं, आप खड़े होते हो। तो इस तरह से 3 दिन के ट्राई आउट में हम 5 लोग सिलेक्ट हुए और फाइनली WWE ने मुझे साइन किया और 2018 जनवरी में मैं यूएसए पहुंच गया, जहां पहली बार जब मैंने परफॉर्मेंस सेंटर देखा जहां ट्रेनिंग होती है, ये बात बोली नहीं मैंने, अपने घर वालों की बोली, पहली बार मैं रोने लगा कि मैंने 6 साल की उम्र में सपना देखा था, फाइनली आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बहुत टफ था, बट खुशी इस बात की थी, 19 साल भी मेहनत की, 18 साल जो मेहनत की, बट वो जो चीज़ थी अंदर वो करता रहा और आ गया वहाँ। उसके बाद लॉन्ग जर्नी हाँ, और बहुत लॉन्ग लंबी, इंस्पायरिंग जर्नी। इसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिल गई। जैसे एक कहावत है अंग्रेजी में बोलते हैं, व्हेन अ स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। तो आप एक छोटे से शहर में हो और आप सीखना चाह रहे हो, आपने अपना कंधा तुड़वा लिया, मतलब मजाक करते करते और बिना टेक्निक के सीखते सीखते फिर एक टीचर आपको मिलते हैं। और कौन ही ऐसा टीचर होता है जो एक जगह से आपके पिताजी से बात करने दूसरी जगह पे बस लेके जा रहे हैं। कोई नहीं। तो दैट वाज डेस्टिनी। दोनों बातें निकलती हैं। वो शाहरुख खान की एक वो है ना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाती है। नाइस। हेलो, आई नो इस पॉडकास्ट को देखने में आपको बहुत मजा आ रहा है, काफी कुछ नया सीखने को भी मिल रहा होगा, तभी आप इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देख रहे हो। इस पॉडकास्ट के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि हमारा परिवार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और जब कभी भी हम किसी बड़े गेस्ट को इन्वाइट करना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको हम बता सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे कुछ नया सीखना चाहते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी लर्निंग मिली है, कुछ नया सीखा है आपने, आपके माइंड का लेवल थोड़ा बढ़ा है, तो इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक करके मुझे इंस्पायर जरूर करना, ताकि मैं इस तरह के और भी पॉडकास्ट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू सो मच। लेट्स गेट बैक टू द पॉडकास्ट। तो WWE रियल होता है सबसे बड़ा? भाई ये क्वेश्चन का तो जवाब दे दे के मैंने स्पेशली ये सवाल, इतनी वीडियोस देख लेता हूँ ना मैं, नाटक, ये मैंने सीधा SSS से पूछा एक बार। हाँ, कि मुझे ये बताओ कि मुझे इस बात का जवाब देना कैसे है। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा TRP देने वाला देश है वो हमारा भारत है। सबसे ज्यादा TRP हमारे यहाँ जाती है। 2016 या 17 के रसलमेनिया में इंडिया से 92 मिलियन व्यूअरशिप था। माय गॉड, पूरे वर्ल्ड का 90 मिलियन भी नहीं था, हमारा 92 मिलियन। आप बिलीव नहीं करोगे जो TRP इंडिया से मिली है और जो प्यार आज भी मिलता है, WWE को जो प्यार मिलता है वो पूरी दुनिया एक तरफ है और सिर्फ भारत एक तरफ। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि भाई ये बताओ कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि मीडिया भी होती है सबसे पहले ये पूछती है, लोग भी जो मिलते हैं सबसे पहले, बच्चे हैं वो भी, सबको ये सवाल पूछता है। तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। उन्होंने जो दिया अपनी भाषा में, अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में, वो ठीक था, बट सच्चाई ये है कि WWE जो है, एक्चुअली मैं भी पहले 100% रियल समझ के गया था कि हम परफॉर्म करेंगे तो हम कर देंगे ये वो। ये एक स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट का मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो स्टोरी देख रहे हो कि आप और मैं क्यों लड़ रहे हैं, इसको क्रिएट किया जाता है। कौन विनर होगा कौन लूजर होगा ये भी डिसाइड होता है। लेकिन जो आप मूव देख रहे हो, मैंने किसी बंदे को लिफ्ट किया ऊपर, मेरी हाइट 6'8" है, मैंने किसी को उठाया तो 8 फीट से अगर बंदे को मैं गिरा रहा हूं, वो लैंड हो रहा है, वो चोट लगती है। हमें ये सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आप अपने आप को लैंड कर रहे हो तो आपको सेफ कैसे रहना है। ऐसा नहीं है कि इंजरी रिंग नहीं पे होती। चढ़ के जब कूदता है तो चोट तो लगेगी ही। जब कूद के आप गिरोगे तब चोट लगेगी। आपके जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसे लाइक हमारी बैक है, थाइज है, स्टमक है, ये स्ट्रॉन्ग पार्ट माने जाते हैं, इनको हम हिट करते हैं प्रॉपरली। लेकिन कोई दुश्मन नहीं एक दूसरे का, तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी कोई इंजरी ना हो जाए जिससे कि इसको लंबे समय तक बर्बादी ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन इंजरी उसके बाद भी होती है, गलतियां उसके बाद भी होती हैं। बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं ट्रेनिंग के दौरान में कि जो आप जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाते हो, शायद किसी की जिंदगी भी खराब हो सकती है, वो होता है। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक दूसरे को ज्यादा, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपने इंडियन रेसलर है शैंकी सिंह, मेरे साथ में था। ड्रू मैकेंटायर को उसको चेयर शॉट देने थे। अच्छा।
अब वो चेयर शॉट जो देने थे वो नॉर्मली 1 या 2 देने थे, ना तो उस बंदे को पता, ना प्रोड्यूसर को पता, और ना ड्रू मैकेंटायर को पता आज तक ये बात कि उसने उसको 21 चेयर शॉट की, 21 अरे बाप रे 21 शॉट रेगुलर। अगर आप उसकी वीडियो देखोगे ना, मेरे पास फोटोज भी हैं उसके बाद उसको पीठ में टाके भी आए, उसकी एल्बो आज तक 3 साल बाद आज भी उसकी एल्बो में प्रॉब्लम है, क्योंकि एल्बो में हिट कर गया था, गलती से हुआ था। तो ये फील है जब 50,000 लोग आपको चिल्ला रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं, तो कई बार आप इतना भावुक हो जाते हो, भावनाओं में बह जाते हो, इंसान है वो भी हम सब, कि हम ना बहुत ज़्यादा भी निकल जाते। तो इंजरीज होना तो तय है, बस हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि कम से कम। तो प्रॉपर उसका रिहर्सल नहीं होता इससे पहले कि भाई पहले 2 शॉट मारने हैं फिर ये करना, नहीं, जैसे ऐसा थिएटर में होता है नहीं, वैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए बोल रहा हूँ ये स्पोर्ट्स भी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बस जनरली थोड़ी सी प्लानिंग होती है। बेसिकली जो स्पेशल मूव होते हैं कोई बड़े उस समय की, मैं पंच मार रहा हूँ, पंच मारते में किसी बंदे का अगर फेस मूव हो गया, उसको स्ट्रेट पंच लग गया, तो वो गलती मिस्टेक कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम फेक नहीं बोल सकते और इसको हम रियल भी नहीं बोल सकते, दोनों का मिक्स है। मूव सारे असली हैं, बट स्टोरी क्रिएट की जाती है कि मैं और जो मेरा अपोनेंट है वो क्यों लड़ रहे हैं। और समझ गया मतलब मेहनत तो है, पर थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ बंदे इंटरेस्ट के साथ देखते रहें। मेहनत थोड़ी नहीं, मेहनत बहुत ज्यादा है। जब आप रिंग के अंदर जाते हो, आप अग्रेसिव पूरे फुल पावर में होते हो, अब वो क्या फीलिंग होती है वो भी थोड़ा 20 सेकंड बाद ना आपकी ब्रीदिंग कुत्ते की तरह भी जीभ बाहर आ सकती है, इतना ज्यादा, क्योंकि पब्लिक चीयर अप कर रही है, इतनी पब्लिक के सामने आप अग्रेसिव गुस्से में, आप कई बार भूल ही जाते हो कि हम ब्रीथ भी करनी है। हमारे संग होता था एक्साइटमेंट में, हम कई बार ऐसा होता था कि 10-20 सेकंड का चिल्ला रहे हैं, लाइक नमस्ते कर रहे हैं, हमारा जेस्चर था, नमस्ते किया, नमस्ते, मैच शुरू होने से पहले अब हम हाँफने लगे इतने में, क्योंकि एक ये बहुत सिस्टम, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है कि आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते करते आपको ये आदत पड़ जाती है किस मोमेंट पे आपको ब्रीथ लेनी है। कि हम तो भूल जाते थे, क्योंकि हम नए नए एथलीट बने, तो हमें लगता था यार हम इंडियन हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी पब्लिक सामने बैठी है, तो ये टफ बहुत है, बहुत टफ है, बट एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाती है। पुष्पा का साइन क्यों करते हो बार बार? नहीं, बार बार नहीं, एक्चुअली मैंने एक ही बार किया था, वो लोगों को बहुत पसंद भी आया, वो मैंने बार बार नहीं किया, सिर्फ एक लेकिन बार अच्छा किया था वो। हाँ, वो मुझे भी पसंद आया। बाद में मेरे जो प्रोड्यूसर थे उनको भी बहुत, उन्हें नहीं पता था ये क्या पुष्पा क्या है, वो गोरे हैं, उन्होंने बोला कि ये तो नहीं, जो किया ना बहुत अच्छा किया। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कि ये इंडिया के बहुत फेमस, और वो फेमस हुआ था, तो उस समय उसी समय मूवी आई थी, तो मैंने कुछ करके देखते हैं। और आदि पुरुष के डायरेक्टर से आपकी बहुत नाराजगी थी, ऐसा पढ़ने में आया, ऐसा क्यों? वैसे तो सबको ही थी, पूरे भारत को ही थी, किसी को भी पसंद नहीं आया, बट आपको स्पेशल कुछ नाराजगी हुई है? नहीं, मुझे नाराजगी, देखिए मैं वापस से इंडस्ट्री में जाने वाला हूँ, और मुझे पता है कि इस तरह की बातों से तो अब मैं नाराजगी मिटा लूंगा। कंट्रोवर्सी होती है और होनी भी चाहिए। सही बात को बोलना गलत नहीं है, बिल्कुल। देखिए जिस दिन हम सब लोग गलत बात को बोलना शुरू कर देंगे ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी समस्या क्या है कि हम गलत बात पे उठते नहीं है, ना बोलते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना कि पूरा सिस्टम के बारे में सोचते हैं। करेक्ट। तो वो जो उनको मैंने बोला था, देखिए वो फिल्म थी, ऐसा नहीं है कि वो रियल भगवान राम से या किसी से कनेक्टेड थी, बट कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा है, उस नाम से वो श्रद्धा है, ठीक है। उन्होंने बोला था कि हम उस चीज़ को आसान बनाना चाहते थे कि जो नई जनरेशन को समझ में आए। तो मेरा मानना ये है कि नई जनरेशन को समझाने के लिए आप चीज़ों को बदल नहीं सकते। मेरे बाप का नाम जो होगा ना, मैं नए जनरेशन में समझाने के लिए अपने फादर का नाम नहीं बदलूंगा, ना अपने फादर को बदलूंगा, उस तरीके को बदलूंगा जिस तरह से उन्होंने, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही 2016 में मैंने एक शो किया था, संकट मोचन महाबली हनुमान, जिसमें रावण प्ले किया था। रावण एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। रावण को नेगेटिव हम देखते जरूर है, लेकिन रावण में खूबियां भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो रावण एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि आप उसको कुछ भी दिखा दो। तो उन्होंने जब रावण को दिखाया उस फिल्म में, जिस तरह की स्टाइलिश हेयर कट लेके और मतलब पूरा कैरेक्टर ही चेंज कर दिया। पुष्पक विमान हमने पढ़ा है ना किताबों में, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ, तो आप पुष्पक विमान को चमगादड़ से नहीं बदल दोगे ना। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें थी ना, उसको लेके मैंने उनको एक ट्वीट किया था और उन्हें बोला था, क्योंकि मैंने उनको ये एक्चुअली ऐसे बोला था, मैंने कि आप इससे अच्छा तो मुझे ही कास्ट कर लेते, मुझे कास्ट नहीं होना था, बट मैंने रावण किया है, मैंने रावण की वो सारी खूबियाँ पढ़ी हैं,
मैंने कैरेक्टर करने से पहले बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ाई की, तब जाके वो एक छोटा सा कैरेक्टर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे धर्म से जुड़ा है। देखिए, धर्म की बातें देश में बहुत होती हैं, बट धर्म को मानने वाले बहुत कम है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फोर्सली धर्म के ऊपर ध्यान दो, बट ये हमारी जड़ें हैं यार, ये हमारे रूट्स हैं। यही भारत इसीलिए फेमस है दुनिया में। हम इंजीनियर्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं लोगों को, लेकिन हम कहीं ना कहीं फेमस अपने कल्चर की वजह से, जो हमारी प्योरिटीज़ है, जो हमारे रूट्स हैं, उसकी वजह से हम भारत को जाना जाता है दुनिया में। तो वो हम उसको नहीं बदल सकते। इसको लेके मेरी नाराज़गी थी उनसे कि आप, भगवान करता उनकी फिल्म बहुत चलती, वो बहुत पैसा कमाते, सब कुछ होता, बट आप कैरेक्टर को थोड़ा बहुत तो बदलाव ला सकते हो, बट आप पूरा कैरेक्टर बदल दो, डायलॉग्स बदल दो। जो राइटर है इस फिल्म के मनोज मुंतशिर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। उस बंदे की मैं इतने सारे वीडियोस देखता था, मुझे इतना अच्छा लगता था उनके शब्दों को सुनना, जो शब्द वो यूज करते थे, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन जिस दिन से मैंने उनकी राइटिंग देखी ना, मैंने उस दिन का उनकी कोई वीडियोस उनको देखा ही नहीं। ऐसा नहीं कि मेरी उनसे नाराजगी है, बट मुझे उनके डायलॉग से उनकी सोच समझ आई कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो, दिखाने के लिए अच्छी चीजें बोल रहे हो, बट आप रियल में से हो नहीं। मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है, उन लोगों में बिल्कुल पसंद नहीं करता जो दिखावा कुछ और करते हैं और रियलिटी में होते कुछ और। आप जैसे हो वैसे रहो यार, कोई आपको जबरदस्ती बदलेगा नहीं, क्योंकि रियल बनने की कोशिश करो। सो बस यही रीजन था, इसलिए मैंने उनको ये बोला था ट्वीट पे कि आपने गलत किया है, दैट्स इट। कौन सा डायलॉग लगा था आपको सबसे ज्यादा ऐसा ऑफेंसिव टाइप? अरे मुझे तो इधर डायलॉग था कौन सा ही, मतलब आप संवाद कर रहे हैं, राम जी संवाद कर रहे हैं सीता से, रावण संवाद कर रहा है किसी से, आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि ये हमारे धार्मिक ग्रंथों से स्टोरी ली गई है। और कपिल पाजी से भी कुछ ऐसी नाराजगी रही थी आपकी? कुछ ऐसे ट्वीट यहाँ से भी निकले थे? कपिल देखिए, कपिल शर्मा जी ढूंढ के मेरे को लिंक भेजे गए हैं टीम के द्वारा। कपिल शर्मा जी बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हंसा रहे हैं, और हंसना सबसे जरूरी है। आज की हमारी लाइफ में इतने स्ट्रेस, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि हम लोग हंसना तो भूल ही गए। तो अच्छा लगता है कपिल शर्मा के शोज को देख के। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त भी हो गया है, अभी नाम नहीं बताऊंगा, शायद मुझे लगता है टेलीकास्ट नहीं हो उसके शो का, तो वो भी हो गया है। तो वो मैं मजाक में बोल रहा था कि कपिल को जाके तेरे बारे में बोलूंगा कि तू ऐसे से बोल रहा था। मैंने भाई बोल दियो। सो क्या हुआ कि एक फोटो थी मेरी और रणबीर कपूर की, जो हमने शूट के दौरान क्लिक की थी ब्रह्मास्त्र की में, बल्गेरिया हम लोग शूट कर रहे थे, वर्कआउट साथ कर रहे थे। तो एक फोटो इसमें की रणबीर मेरे शोल्डर पे है, तो मैं यूएस में था, क्योंकि टाइमिंग डिफरेंस की वजह से मैं कपिल शर्मा वहाँ नहीं देखता था। तो उसमें मेरी फोटोज़ को दिखाया गया, और मुझे ये एक्चुअली पता नहीं था पहले। मुझे लगता था कपिल शर्मा के शो में जो फोटोज़ और कमेंट दिखाए जाते हैं वो रियल होते हैं, ये मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि हमें भी ऐसा ही लगता है। हाँ। सो क्या हुआ कि वो फोटोज़ उन्होंने डाली, और उसके नीचे ना बहुत ही मजाक लहजे में भी कमेंट थे, बट कुछ कमेंट ऐसे जो मुझे अच्छे नहीं लगे, लाइक मेरे को लेके, मेरी पर्सनैलिटी को लेके, ऐसा कुछ थोड़ा सा वो रियल कमेंट्स नहीं थे, अच्छा नहीं लगा। अब ये मुझे किसी ने बोला, मैंने जाके फटाफट से फोटो पे देखा, क्योंकि वो फोटोज मेरे सोशल मीडिया से ली गई थी। वो कहीं से कहीं तक कमेंट नहीं थे। ओके, ओहो हो। और मुझे पता था कि अभी कमेंट नहीं है, तो अगर मैं कुछ बोलूंगा तो इसमें बवाल होगा, तो मैंने उनके स्क्रीनशॉट सारे ले लिए पहले अपने। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया और कपिल शर्मा को मैंने अच्छे रिस्पेक्टफुली बोला, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जो आज बोल रहा हूँ वही पहले भी बोला मैंने उनको। और मैंने कहा लेकिन ये गलत है, क्योंकि मैं खुद आहत हो गया। मैं अभी तक शो देखता था, मुझे लगता था यार कमेंट कितने फनी यार, हाँ मजा आता। ये फेक है यार, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। भी है, और उनकी टीम मतलब जानबूझ के फन क्रिएट करने के लिए कुछ भी वहां पे तो आप बोल दो ना। हाँ, आप बोल दो कि मतलब कमेंट ना हमने हमारे क्रिएट किया, कुछ भी ऐसा बोल दो। बिल्कुल सही बात है। इससे तो मैंने उसको लेके वीडियो बनाया, इमेज आहत हो सकती है ना। देन हाँ, इट्स ओके, यहाँ तक भी ठीक था। मैंने बोला, बोलने के बाद उनकी टीम ने क्या करना शुरू किया, उनकी टीम ने कमेंट करने शुरू किए उसमें नीचे। अब आप कमेंट पहले तो जाके कर नहीं सकते ना, अब जो कमेंट करोगे बाद में आएंगे, डेट्स उस पर आई जाती है, कमेंट कितने घंटे पहले हो, वो देखा, मुझे और ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कहा ये मुझे झूठा साबित करने के लिए सब कर रहे हैं। मैंने उसके लिए फिर से वीडियो बनाया दोबारा, बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। मुझे नहीं लगता कि शायद कपिल शर्मा जी को पता लगा होगा, क्योंकि उनकी टीम का काम है जो भी है। पर्टिकुलर कोई नाराजगी नहीं है, बट मुझे अच्छा नहीं लगा ये बात कि आप क्योंकि एज ए फैन मैं भी देखता था, मैं भी एज ए फैन उनको पसंद करता था कि आप फेक कमेंट्स दे रहे हैं किसी के फोटोज पे या कुछ कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ वाली बात हुई। मतलब उस शो की दिक्कत है ना, ये मतलब इंडिविजुअल का कुछ मतलब नहीं है इसके अंदर, ये बहुत बड़ी टीम होती है। बट टीम का जो भी डायरेक्शन, फन क्रिएट करो। आप वैसे आप बोलते ही ऐसा हो कि फन होता है, लोग खुश हो जाते हैं आपकी बातें सुन के, इतने अच्छे कैरेक्टर प्ले करते हो, जरूरत नहीं है। बट
मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपने इस तरह के कमेंट मेरे लिए किए और उसके बाद भी वो भी फेक, उसके बाद आप लोग उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, आप ही सही गलत हो, हैं। सही बात है। सो ये रीजन था। बचपन में तो दोस्त जो मिले आपको वो आज भी आपके साथ हाँ हैं। बिल्कुल। एक्टिंग की दुनिया में जो दोस्त थे बने होंगे, तो वो रियल होते हैं या बहुत ही फेक होते हैं और कुछ टाइम में आपको रियलिटी समझ में आ जाती है? एक्टिंग की दुनिया में दोस्ती कैसी है, रियल है, फेक है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, उससे बिल्कुल अलग है। मैं बहुत छोटी जगह से आया हूँ। मैं अभी महाभारत रीयूनियन के लिए गया था, तो रीयूनियन में भी मैं अपने प्रोड्यूसर को यही बोल रहा था, मैंने कहा मैं 2 जिंदगी जीता हूँ। आप लोगों के संग सारे बड़े स्टार्स हो, प्रोड्यूसर हो, करोड़ों की प्रॉपर्टीज हो, बड़े बड़े लोग हो, वहाँ बैठा हूँ। मैं अपने यहाँ जाके वापस अपने शहर जाऊंगा, जहाँ लोग परेशान होंगे उनसे भी मिलूंगा। क्या बात है। जो रोड पे चलते हुए कोई अरे भाई रोक लेते हैं, अरे भाई से रुक जाओ, बहुत दिन बाद देखो फोटो खिंचा लो, तो वो मेरे सारे अपने हैं। तो मैं 2 जिंदगी जीता हूँ। तो इंडस्ट्री में मुझे बहुत सारे लोग मिले, लेकिन जो महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं कुछ, उनसे जो मेरे कनेक्शन बने हैं वो शायद मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं ये बात हमेशा उनको भी बोलता हूँ जहाँ भी मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं या जहाँ भी ऐसा कुछ सवाल जवाब होता है, कि इंडस्ट्री में मैंने तो यही सुना था कि लोग ना सिर्फ प्रोफेशनल काम के समय तक आपके दोस्त हैं, बाद में नहीं है। लेकिन जैसे अर्जुन, अब एक और बात बताऊँ, आप हंसोगे, महाभारत की हुए 10-12 साल हो गए ऑलमोस्ट, आज भी मेरे फ़ोन्स में अर्जुन का नाम, शहीर शेख का नाम अर्जुन के नाम से सेव है, रोहित का युधिष्ठिर के नाम से, अर्पित का दुर्योधन के नाम से, क्योंकि वो कनेक्शन है हमारा। और वो लोग भी मुझे आज ही भीम बोलते हैं, वो सौरभ नहीं बोलता कोई भी। भीम, रोहित, युधिष्ठिर को मैं सम्राट बोलता हूँ, अर्जुन को या तो अर्जुन बोलता हूँ या धनुर्धारी। सो जैसे अर्जुन हो गया, ये सही नाम लेता हूँ, ये लोग ही कन्फ्यूज होंगे। शहीर शेख अर्जुन, रोहित युधिष्ठिर, अर्पित दुर्योधन, लावण्य सहदेव, विन नकुल, ये 4-5 लोग तो मेरे बहुत क्लोज हैं। इतने क्लोज हैं कि हम ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में बात करते हैं। मैं यूएस में भी था तब भी हम बात करते हैं। इंडिया में जब भी मैं आता हूँ, मुंबई पहुँचता हूँ, तो ये जो रियूनियन जितनी भी होती हैं सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, मैं बता दूँ इस कैमरे के माध्यम से, भाई ये सारे मेरी वजह से होती हैं। क्योंकि मैं ही आके सबको समेटता हूँ। उनके पास एक बहाना होता है कि यार सौरभ आया है, इतने दिनों बाद मिलते हैं। वो लोग ऐसा नहीं बात नहीं करते, बात करते हैं, बट सब लोग बिजी रहते हैं, सब काम कर रहे हैं। तो मोस्टली जो है ना वो ऐसा होता है कि जब मैं जाता हूँ सब लोग हम इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। अभी पिछले हफ्ते 4-5 दिन से हमें साथ में ही थे और अच्छे दोस्त हैं मेरे। लेकिन और जहाँ और भी काम किए वहाँ उतने अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि इंडस्ट्री में मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, जैसे जो 2-4 मेरे दोस्त हैं, मोस्टली प्रोफेशनल है लोग। महाभारत के सेट पे सबसे ज्यादा रीटेक्स किसने लिए? कि मतलब आपको भी ऐसा हो गया हो कि यार ये बंदा यार ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करवाओगे तुम। तो देखो अभी किसी ने कहा था जो सीधा रहता है साफ कहता है उसकी तो होती रहती वही है। तो मेरे दोस्त वही बोलेंगे, साला हमारी बेइज्जती कर दी तूने ऑन कैमरा। सो देखिए, महाभारत एक ऐसा शो है कि जो नॉर्मल शो तो है नहीं कि आपको लाइन अगर आप भूल गए तो आपने दूसरी लाइन बोल दी। वही तो, और लैंग्वेज पूरी ऐसी शुद्ध देवनागरी हिंदी, तो आपको शब्दों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और जहां फंस गए ना तो फंस ही गए, क्योंकि शब्द ऐसे हैं। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है, सबसे पहला मेरी लाइफ का सीन था जिसमें अर्जुन शहीर फंसा था। एक लाइन थी, मुझे आज भी याद है, कि मैंने कहा था ना भ्राता भीम से कि धनुष ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है। अब वो इतने सा और शाह आ गए ना एक साथ, क्योंकि अब वो भी एकदम से रोज तो हम ये भाषा बोलते नहीं, और शुरुआत थी। बाद में तो बहुत सब लोग मंचते गए, इसको बोलते हैं रोज वैसे शब्द बोलते हुए। इसमें मैंने कहा था ना भ्राता भीम से कि धनुष ही विश्व का, मैंने कहा था, और थोड़ा फास्ट बोलना था उसको, थोड़ा धीरे बोलना फिर भी दिखता है। वो कैरेक्टर को प्ले करना, तो वॉक करते हुए आ रहा है माँ से मिलने के लिए, हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं अच्छे फील में। मैंने कहा था ना भ्राता भीम से कि धनुष ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है। ओ माय गॉड भैया वो फंस गया यार। अब उस समय हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, क्योंकि शुरुआत थी। तो मुझे अंदर ही अंदर हंसी आ रही, मैं मन में सोच रहा हूँ, मैंने वैसे तो एक्टर बना घूमते बाल बड़े करके, मैंने बोल तो बानी रे लाइन मन में सोच रहा हूँ मैं, सॉरी भाई। तो ये था जब शहीद फंसा, 10-12 रीटेक हुए थे। एक बार एक लाइन पे मैं फंसा था, बहुत बुरा। मैं तो ऐसा फंसा था कि मुझे डायरेक्टर को ये बोलना पड़ा कि प्लीज ये शॉट आप बाद में लेना और अगले पे चलते हैं, और क्लोजअप में लेना, मेरे साथ अकेले में शॉट लेना। सीन ये था कि हम लोग वनवास में, द्रौपदी बैठी हुई है, खाना परोस रही है मेरे लिए,
युधिष्ठिर बैठा हुआ है और मैं कुछ लेके आया हूँ कुटिया के अंदर, और मैं लाइन बोलता हूँ कि अब तो बस अर्जुन भगवान शिव से पाशुपतास्त्र का दान प्राप्त कर ले तो हमें महामहिम भीष्म से डरने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ लाइन था। अब वो पाशुपतास्त्र और उसमें प्रॉब्लम वैसे बोल दिया था। द्रौपदी जो हमारी थी, जो पूजा है, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है। उसकी एक खूबी थी कि वो अपनी लाइन तो याद करती थी, हमारी भी याद कर लेती थी। हमें अपनी नहीं होती थी, हम पांचों को वो ये भी कर लेती थी। तो उसके सामने थोड़ा सा हम लोग ना मैं तो घबराया रहता था कि यार गलती ना हो जाए, ठीक है। और एक बार मैंने गलती की और वो हंस गई बस। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस ऐसा डाउन हुआ ना, आप बिलीव नहीं करो, 40 रीटेक लिए थे मैंने। फ्रस्ट्रेट हो गए थे मेरे डायरेक्टर भी। फिर मैंने बोला मेरे से नहीं हो रहा ये लाइन, मैंने इसको यहाँ खत्म करो, क्लोजअप में आप बाद में ले लेना मेरा, इनकी रिएक्शन ले लो। तो ऐसे फंसे हैं कई बार। क्लोजअप का मतलब हुआ कि बाद में सिर्फ इतना सा शॉट। तो क्लोजअप मतलब बेसिकली फ्रेम में और कोई नहीं दिख रहा, मैं अकेला दिख रहा हूँ और मैंने लाइन बोल दी अपनी। तो मैंने अकेले में फिर से बोलना, फिर से क्या लाइन थी? मेरी लाइन थी अब तो बस अर्जुन भगवान शिव से पाशुपतास्त्र का दान प्राप्त कर ले तो हमें महामहिम भीष्म से भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या? तो ये लाइन थी। ये लाइन आज अब याद हुई है जाके। इतने साल हो गए। सो इस तरह से फंसे हैं, सब लोग फंसते थे क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसे थे। नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है कि आप कहीं से भी निकल जाओ, आपको ज्वेलरी पूरी कैरी करके अपना ऑरा कैरेक्टर में रहना है। और मुझे तो सच में लगने लगा, 2 साल शूट किया, ये लगने लगा था कि मैं सच में भीम हूँ। क्योंकि हर रोज आप वही सब भीम, वही ज्वेलरी, वही मुकुट, वही राजमहल देख रहे हो, घोड़े पे, मतलब वो फील घुस गया था अंदर। ये लग रहा था कि सच भीम हूँ। सौरभ नाम तो मैंने एक बार भी नहीं सुना सेट पे। अरे भीम भाई, भीम, भीमा, यही सुनते थे। कैरेक्टर से बाहर आने में टाइम लगता है। महाभारत में इतना लंबा करने के बाद कहीं ना कहीं वो फील आता है, आप नहीं निकल पाते क्योंकि आप हर रोज वही चीजें कर रहे हो, एवरी सिंगल डे। टीवी शोज में ये पंगा रहता है। नहीं, नॉर्मल शोज में नहीं। तो नॉर्मल शोज में भाई बने हो, ससुर बने, वो नॉर्मल जिंदगी चल रहा है। लेकिन जो हिस्टोरिकल शोज होते हैं और इतने हिट हो जाए, आप लंबे समय तक काम करो, तो थोड़ा निकलने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप फील करने लगते हो वो एनर्जी। अब सोचो ना, मैं भीम हूँ, मेरे लिए 100 दासियां खड़ी हैं या 100 दास खड़े हैं या 100 घोड़े खड़े हैं। अब वो रोज मैं देख रहा हूँ ना, तो घर जाके तो ना आदमी कोई पूछ रहा है, ना घोड़ा है, वो कुत्ता है थोड़ा बहुत पैरों में लिपट, मतलब एक माहौल चेंज हो जाता है ना। तो कहाँ गए मेरे घोड़े, कहाँ गए मेरी दासियां, घोड़े ये कुत्ते घूम रहे हैं, वो ये का डिस्प्रेशन हो जाता है यार भैया आपको। कई बार तो मुझे लगता है जल्दी चलो, ऑफिस चलो, मतलब सेट पे चलो। हाँ, नहीं फील आता है ना, चाहे वो फेक है, बट कहीं ना कहीं वो फेक लाइफ जी रहे हो आप। हाँ, और लगातार जी रहे हो, सुबह से लेके शाम तक आप वही कर रहे हो, जाके रात को सो रहे हो, फिर सुबह से वही काम, तो वो हो जाता है। मस्त। ब्रह्मास्त्र मूवी करने का मन नहीं था आपका, ऐसा सुनने में आया? नहीं। फिर क्यों किया, कैसे किया और क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। देखिए, नॉर्मल सी बात है, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार। मैं तो आपकी वो फोटो देख के हिल गया था, मैंने कहा अमिताभ सर से भी लंबे हैं। गजब यार। अमिताभ सर का ही बहुत अच्छा किस्सा है। मेरा पहला एक सीन था बच्चन साहब के साथ। हाँ। वो घुटनों बैठे हुए और मुझे उनके गले से वो पेंडल निकालना और सीधा उनको पंच मारना। हाँ। बच्चन साहब 2 बर्थडे मनाते हैं अपने, एक उनका रियल बर्थडे और एक बर्थडे जिस दिन को चोट लगी थी और वो हाँ ओके, हाँ वो रिवाइव किए थे। उस दिन उनका सेकंड वही बर्थडे था। और मैंने सुना है कि बच्चन साहब बहुत सीरियस हैं इस तरह से, लेकिन उन्होंने धीरे से मुझे बोल दिया कि आज मेरा दूसरा बर्थडे, थोड़ा देख के। मेरी तो पूरी बैंड बज गई यार। इतना बड़ा सुपरस्टार, सदी का महानायक, जिसको देख के हमारे पिताजी और ये सब, वो सामने बैठा है और मुझे पंच मारना है, और उसने ये लाइन बोल दी ऑलरेडी पहले कि भाई एक बार हो चुका है। मेरे तो पसीने ही छूट गए। मैंने कहा मैं कैसे करूं। तो जितनी बार भी, अब बच्चन साहब हैं, उनको एक शॉट का दोबारा बोलने की हिम्मत भी है नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ। मैंने एक पंच मारा, मैं डर के मारे, मैंने कहा यार, और उन्होंने ये बोले तू तो रेसलर है, ठीक है। तो मुझे लगा कि सच में कहीं 19-20 भी हो गया। तो मैंने कहा यार अभी अच्छी वाली फिल्म चल रही है, अब यार और समस्या हो जाएगी। तो मैं दूर से निकल रहा, तो डायरेक्टर को शॉट नहीं मिला। अब डायरेक्टर उनको तो बोल नहीं सकता, सर बहुत बेहतरीन, ब्रिलियंट सर, थोड़ा सा ना मुझे ये चाहिए। मैं समझ गया, मैंने कहा इतना सीख गया था मैंने ठीक है। फिर मैंने कोशिश की, बट वो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं अंदर से डर गया था। हाँ। बच्चन साहब है, उनकी उम्र भी हो गई, एक रिस्पेक्ट भी है। तो बच्चन साहब के साथ ये रहा। बाकी शाहरुख से उनके संग काम किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इतना बड़ा स्टार है, लीजेंड है हमारे देश के।
रणबीर तो बहुत अच्छे इंसान है, मतलब मेरे संग तो बहुत ही अच्छे थे, मुझे कहीं से कहीं तक ये फील नहीं हुआ कि मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ। रणबीर आलिया के संग तो बहुत ही अच्छे रिलेशन, मतलब मजाक मस्ती करना, रोज मिलना जुलना। नागार्जुन सर बहुत अच्छे थे, साउथ के इतने बड़े स्टार हैं, बट वो हमेशा ना वो रेसलिंग को पसंद करते थे, मुझे बोलते थे कभी भी इंडिया में शो होगा मुझे जरूर बुलाइयो। रणबीर भी बहुत पसंद करता है रेसलिंग की, वही बात करता है, अरे ब्रे वाइट ऐसे करता था, अंडरटेकर अभी भी ये करता है, केन वो भी करता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। करना मैं क्यों नहीं चाह रहा था, उसके पीछे कारण था। मुझे लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने बहुत बोला, तो तेरे ऐसा पागल आदमी हमने हिंदुस्तान में नहीं देखा। कि धर्मा की फिल्म के लिए कौन मना करता भाई। वही तो मैंने आपको बताया कि मेरा टारगेट था सिर्फ WWE, तो मेरे पास WWE कॉन्ट्रैक्ट आया है और मेरे पास ब्रह्मास्त्र कॉन्ट्रैक्ट सेम डे, उप्स दोनों एक साथ रखे हुए हैं। कंपैरिजन हो गया ये तो। ठीक है, धर्म मैंने संकट। पहले ही मना कर दिया था कि मुझे ब्रह्मास्त्र नहीं करनी। मुकेश छाबड़ा जी ने मुझे बुलाया था, मैं किसी और फिल्म की कास्टिंग के लिए पहले गया, तो उन्होंने देख के उन्होंने अयान को भेजा, अयान को मैं पसंद आया, तो उन्होंने बोला एक बार अयान से मिल ले। अयान से मिलने गए, अयान मुखर्जी से, उनको मैं पसंद आया, शायद लगा कैरेक्टर में शायद फिट हो सकता हूँ जो भी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे पिच किया कि नहीं सौरभ तुझे करना ही करना है। तो मैं एक्चुअली करना क्यों नहीं चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास जो मेरा ड्रीम था वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं किसी और चीज़ को चुनूंगा। तो मेरे काफ़ी सारे इंडस्ट्री के दोस्तों ने बोला बहुत बड़ी गलती कर रहा है। धर्मा में एक फिल्म और एक चांस मिलना बहुत बड़ी बात है। धर्मा और यशा ये दो बड़े बैनर है। मैंने यार नहीं चाहिए ना यार भाई, मैंने करना ही नहीं, अपने करना कुछ और है। बट फाइनली मैंने जो कैरेक्टर किया ये अयान की वजह से किया। अयान ने मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस किया और अयान ने बोला कि हम कैसे भी करके इसको मैनेज करेंगे, डेट्स मैनेज करेंगे, और मैंने की भी। और बाद में लेकिन वही चीज़ें हुई जो नहीं होनी थी। WWE से नाराज हुआ क्योंकि ब्रह्मास्त्र को शूट करते करते इतना लंबा समय बीत गया कि हद से ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। बट फाइनली ये है कि फिल्म आई, लोगों को पसंद आई, बहुत अच्छा पसंद लगा, आई, बहुत बड़े पसंद स्तर काम किया, एक्सपीरियंस और मिला। अब तो इसके सीक्वल बनने वाले हैं, तो मतलब अब तो सीक्वल के अंदर भी आपको देखने की नहीं, उम्मीद। सीक्वल में नहीं देख पाओ क्योंकि WWE बहुत नाराज था, क्योंकि इन लोगों ने बोला था 45 डेज चाहिए। अब वो 45 डेज इन्होंने 3 साल में डिवाइड कर दिए। तो WWE का आप जानते हो, जैसे जो फॉरेनर्स है इनका सिस्टम बहुत, ये ना टाइम टू टाइम काम करते हैं और एक सिस्टम से काम करते हैं। तब तो आप कहाँ WWE करने नहीं, वाले हो? अब की बात नहीं कर रहा मैं, जब कर रहा था मैं तब अच्छा, की बता रहा हूँ। तब ये चीज़ें हो चुकी थी कि सेकंड पार्टी बनना है, तो वो उन्होंने परमिशन नहीं दी। यहाँ पर्सनली अयान से मेरे हेड कोच मिले थे और एक कंपनी का बंदा मिलने भी आया था। अच्छा, उसी टाइम साइन हो भी गया कि मतलब हाँ। सेकंड सीक्वल, थर्ड हाँ, सीक्वल? उस टाइम पे तो ये चीज़ें थी। उप्स। सो पर कोई नहीं, अभी तो ना, बहुत कोई नहीं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो उन्होंने इतना वास्ट एक्सपीरियंस अलग अलग बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट इंडस्ट्रीज में लिया होता है। एक्टिंग, टीवी, पॉलिटिक्स, बिग स्क्रीन, मूवीज, WWE और स्पोर्ट्स भी, किक बॉक्सिंग एंड ऑल। क्या कभी चार्ट वार्ट कुछ दिखवाया था आपने? मतलब डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। 1 साल पहले तक नहीं करता था, ओह माय गॉड, नाइस। अभी करना शुरू किया है। कैसे? और बहुत भयंकर ही करना शुरू किया। कैसे अम, इसके पीछे की स्टोरी? क्योंकि मेरा भी हाल फिलहाल ही है वैसे। देखिए, बचपन से मम्मी से सुनते आते थे कि शनि सही नहीं है, मंगल सही नहीं है। हाँ समझ में नहीं आता था पहले कुछ हाँ भी। मम्मी ने मुझे नीलम भी पहनाया महाभारत से पहले, ठीक है, नीलम भी पहना, चीज़ें ठीक भी हुई, बिलीव थोड़ा बहुत हुआ। बट पिछले 1 साल से जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव हो रहा है जो मेरे अलावा शायद किसी को नहीं पता इस दुनिया में। तो यही जो मेरा दोस्त बैठा ना, यही ऐसे काम करता है। मैंने इसको बताया, मैंने यार ये समझ चल रही। तो ये मैं US में था, ये ज्योतिष के पास गया, मेरी कुंडली और मेरा टाइम बताया, और उसने एग्जैक्ट वही शब्द बोले जो मेरी लाइफ में चल रहा है, एग्जैक्ट। और वो भी मंथ टू मंथ, नॉट लाइक इस साल ये हो रहा है उस साल हो रहा है, मंथ टू मंथ, कि इस महीने में ये हुआ, इस महीने में ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। तो जब कोई व्यक्ति आपके बारे में, देखो मैं ये नहीं मानता कि कोई किसी का भविष्य इस दुनिया में बना सकता है या बता सकता है, ये भगवान ने क्षमता किसी को दी नहीं है। बट ज्योतिष में ये तो हो सकता है कि वो एक कैलकुलेशन, एक आइडिया लगा सकता है। आइडिया प्रेडिक्शन करते हैं, 80-85% तक एक्यूरेट होता है, वो खुद भी बोलते हैं ये हाँ, चीज। वो आइडिया लगा लेते हैं कि आप एक ग्रह और उनकी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे जो बताया भी कि ये चीज़, तब मुझे आके बिलीव हुआ कि सच में ऐसा होता है। मैंने उनको डायरेक्टली बोला, मैंने कहा मैं बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। तो मुझे बोले अवेल करोगे? उन्होंने यही बोला, बोले आप करोगे, आप 15 मिनट बात करोगे। उन्होंने जो चीज़ें बताई ना वो सच में ऐसी हो गई कि तो उसके बाद थोड़ा सा मैं बिलीव, थोड़ा नहीं मतलब अभी 50-60% बिलीव करने लगा मैं कि
ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं जो Effect हमारे होते हैं। पुराने ग्रंथों में लिखे हुए हैं। मैं ईश्वर में बिलीव करता हूँ पूरी तरह से, बचपन से आज तक फुल ऑन बिलीव करता हूँ। मेरा मानना ये है कि जो होता है ज़िंदगी में अच्छा होता है, जो होगा अच्छा हो, जो गीता में लाइन लिखी है, जो हो चुका वो भी अच्छा होता है। लेकिन मैं ग्रह नक्षत्र में उतना नहीं मानता था। मैंने ये जब मैं रावण कर रहा था, मैंने ये पढ़ा था बहुत अच्छे से कि रावण ने किस किस तरह से ग्रहों को बंदी बना के रखा बंदी हुआ बनाया था। था, क्या किया था, मुझे नॉलेज थी बट बिलीव नहीं करता था उतना कि मेरी ज़िंदगी भी इफेक्ट कर सकता है। बट अभी पिछले 1 साल से मैं बिलीव कर रहा हूँ और उन्होंने कुछ मुझे बताया कि आप ऐसा कर लो तो शायद बेटर होगा। ईश्वर से रिलेटिव चीज़ है, ठीक है। वैसे ईश्वर की पूजा हम वैसे ही करते थे, और उन्होंने बोल दिया इस दिन पूजा कर लो, तुम थोड़ा पूजा का तरीका बदल दिया। कोई एक बात बता सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो इसमें कि कौन सी ऐसी बात चल रही थी जो आप भी शॉक्ड हो गए कि यार ये कैसे पता लगा इसे? उन्होंने मुझे बोल दिया कि जून से आप बेरोजगार हो, और जून में मैंने WWE का ही खत्म हुआ था। जून बोल दिया उसने, बाप रे यार, एकदम गजब यार। बोला आप बताओगे नहीं, लेकिन आप जून से आप बेरोजगार हो, सीधा ये बोला। बोले आपके पैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप बेरोजगार हो। कौन है ये? ये भाई साहब कौन है? मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बेसिकली अब मैं अगर किसी का नाम लूंगा तो वही बात हो जाएगी। मेरे को कि ऑफ मैं कैमरा किसी- बताना। हाँ, ऑफ कैमरा जरूर बताऊंगा आपको। हाँ। मैं कल भी उनसे मिल गया इसलिए, क्योंकि अभी तक मिला नहीं था। एक बार मेरी सिर्फ फोन में बात हुई थी, कल मैं उनसे मिल वहीं के गया। रहने वाले हैं क्या जहाँ पे आपका घर है, मतलब ग्वालियर? रहने वाले वहाँ, बट उनके ऑफिस अलग शहरों में, वो बिजी बहुत रहते हैं और यंग एज के हैं। ओके। और एक होता है ना कि किसी इंसान से हम मिलते हैं ना, तो उसकी एनर्जी से हम समझ लेते हैं समझ कि ये लेते हैं सही है गलत है। इतना तो हम लोगों में समझदारी होगी। तो वो चीज़ जब मैं उनसे मिला तो मुझे समझ में आया। तो मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा सा, ऐसा नहीं। और होता है ग्रह नक्षत्र आपकी लाइफ में बहुत सारे। और स्पिरिचुअलिटी में मानना है, मेडिटेशन ये वो, क्योंकि जब दिमाग 10 जगह पे होता है या कुछ, आप बहुत, क्योंकि आई एम श्योर अगर जून वाली ये जो बात आपने अभी बताई, बहुत बड़ा ट्रॉमा हो सकता है एक इंसान की लाइफ में, ये कि बहुत ऊंचाइयां देख रहा है और फिर उसके बाद अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी आपने जैसा बता ही दिया कि अपने वजह से खुद कॉन्शियस डिसीजन है आपका ये। तो ऐसे मोमेंट पे क्या मतलब, हैव यू एवर मेडिटेटेड और हैव यू एवर थॉट ऑफ मेडिटेटिंग? पहली बात तो ये मेरा अकेला डिसीजन नहीं था, ये मेरे पार्टनर का भी था, जिंदर मैडम, तीनों हाँ, का मतलब एक- जो सारे तीन लोगों Indians ने। थे, तीनों का एक साथ में था। जी। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को इस बात से मनाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा ड्रीम था WWE में जाना। हाँ। मैं गया, हाँ। 6-7 साल वहाँ रहा, किया, हो गया। बट कहीं ना कहीं दिल एक बात बोल रहा था कि यार इंडिया के लिए तूने क्या किया, अपने सपने के लिए तो कर लिया, इंडिया को टाइटल नहीं दे पाया ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इच्छा थी एक बार। देखो, ये कोई एमेचर स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक है कि हम अपनी कंट्री के लिए अगर बेल्ट हम जीत रहे हैं, बेल्ट लेके अपने देश में आ रहे हैं, एक फील था। प्रॉब्लम थी कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार इतना दूर आके, यहाँ तक आके, अभी जो चीज़ जो, और क्योंकि देख इंसान है, इंसान की इच्छा कभी भरती नहीं है, ठीक है। हमें भगवान ने ये चीज़ बड़ी गलत दे दी, मैं तो कहता हूँ पता नहीं क्यों दे दी। हम संतुष्ट हैं ही नहीं। संतुष्ट और कभी कभी लगता है कि ये अच्छा भी है, ये जो फाइट हो रही है, जो कंपटीशन हो रहा है, इस वजह से हम जो ग्रोथ हो रही है वो भी इसी वजह से हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये था कि यार एक बार टाइटल जीत लेते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक कष्ट था अंदर कि ये सब हो गया, डिसीजन हो गया, ऑलरेडी मैं यूएस में रह रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, घर है, ग्रीन कार्ड है, वो सब चीज़ अपनी जगह है, पैसा सब वो समस्या नहीं है। बट ये था कि यार एक बार टाइटल जीत लेते तो शायद और अच्छा होता। तो वो प्रॉब्लम में था। बट मेडिटेशन, ये मेरा दोस्त हमेशा बोलता है, ये अरे मेडिटेशन कर लिया कर, ये कर लिया कर, वो मेडिटेशन के लिए हम जब बैठते हैं ना, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे दिमाग में 50 चीज़ चलती रहती है। मैंने कोशिश की 10-15 दिन, लेकिन मेरा वो चीज़ें जो लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिस करने से होता है, बहुत शायद बहुत समय लगता होगा, मेरा तो नहीं हुआ। बट मुझे मेडिटेशन नहीं, बट मैं भगवान की पूजा, जब मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ ना, तो मैं पूजा 1 से 1.5 घंटे करता हूँ, तो उनका नाम लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं तब भी ऐसा नहीं है, कोई भी कुछ ही बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को। हम पूजा के टाइम में भी हमारे दिमाग में 1000 चीजें चलती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं 5-7 मिनट भी अगर मुझे वो सिर्फ उस समय सिर्फ ईश्वर से कनेक्शन मिल जाए ना, लाइक सिर्फ उनका नाम ले रहा हूँ, तो बेटर है। तो मैं बस वो कोशिश करता हूँ। बाकी मेडिटेशन में बिलीव तो करता हूँ, मैं खुद नहीं कर पाता, एक अलग बात है, बट मैं बिलीव करता हूँ। हनुमान जी के भक्त हो आप? बहुत बड़ा। क्या कोई कनेक्शन ऐसा फील कभी ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हो और नाम लिया और वो चीज़? मेरी ज़िंदगी में से कई बार हुआ है कि मैंने बोला आज बचा लो, आज समस्या से निकाल दो, बस अब आज का ये गलती नहीं करूँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं निकल गया। क्या बात। फुल कॉन्फिडेंस बात का। ये एक बार नहीं, एक हज़ारों बार हुआ है। और मैं बिलीव करता हूँ, हनुमान जी बहुत बिलीव करता हूँ, और बहुत कहते भी है ना कि
2-3 ही लोग हैं जो अलाइव इनमें से, हनुमान जी भी हैं हमारे। सो 7 चिरंजीवी हैं जिसमें से एक ही है। एक रैपिड फायर करेंगे फट से, एंड उसके अंदर सोचने का टाइम नहीं मिलना आपको, तुरंत बताना है आप। समझ लो, तो आप रिलीजियस है स्पिरिचुअल है? रिलीजियस हूँ मैं। रिलीजियस है। जिंदर महल और रिंकू सिंह, जिंदर महल वाई सो? बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, बहुत हेल्प की है, लाइक एज ए बिग ब्रदर, बहुत मदद की उस बंदे ने, और शायद हर किसी इंडियंस की मदद करते हैं। नाइस। WWE की आपकी फेवरेट फाइट? फेवरेट फाइट मेरा सिंगल मैच, किसके साथ? मेरा सिंगल मैच एले नाइट। ओके। एले नाइट। और दर्दनाक मैच? दर्दनाक तो बहुत पेला भाई यार, और जो मतलब बेसिकली हम लोगों को हमें हमारे एक्सक्लूसिव मैच बहुत हुए, जैसे लाइक मतलब डिस्ट्रॉय करने वाले, तो उसके लिए बाहर से रेसलर बुलाते थे, क्योंकि लोकल के उनको हम नहीं, जो हमारे साथ के एथलीट हैं उनको हम इतना नहीं कर सकते, तो लोकल रेसलर, उनको इंडीज रेसलर बोलते हैं, वो बुलाया थे भाई, बहुत पेलते थे यार, ऐसे ऐसे फेंका ना लोगों को, आज लगता है कि बेचारों को कहाँ चोट लगती होगी। सो लाइक वो इसमें एक सवाल आता है जो रैपिड फायर नहीं है, बहुत सारे BDS वगैरह में देखा है कि जो रेसलिंग रिंग से बाहर भी कोई किसी को मिल जाता है, कैब में मिल गया, कहीं मिल गया, बाहर मिल गया, वहां भी मारधाड़ शुरू हो गई, तो इनकी लड़ाई जो है वो रियल वाली लड़ाई होती है कि बिल्कुल बाहर मिले, कहीं मिले? वो भी इन्हीं के लोग होते हैं। अच्छा, वो भी स्क्रिप्टेड है? स्क्रिप्टेड है, बट कई बार ऐसा होता है, मान लो किसी को कैमरा मार रहा है, पीठ में मारना है, बट वो ऊपर सर उठा लिया, सर में लग गया कैमरा, तो ब्लड आ गया, तो ओहो, माय होल लाइफ वाज अ लाई। या मी टू। पॉलिटिक्स या एक्टिंग, क्या कंटिन्यू करोगे? पॉलिटिक्स। नाइस नाइस, वी नीड यू। नाइस। Thank you. योर फेवरेट थिंग अबाउट लाइफ? जो हो जैसे हो वैसे रहो। हैव यू एवर रेड गीता? गीता पूरी नहीं पढ़ी है, बट गीता की कुछ श्लोक, मतलब कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं। कोई एक बात वो- जिसने इम्पैक्ट किया हो सबसे ज्यादा? हाँ, यही है कि जिंदगी में जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वो और अच्छा होगा। मजा आ गया आपसे बात करके भैया। होपिंग टू सी यू अगेन। जरूर भाई। मैं ऑडियंस को एक चीज बोलना चाहूंगा कि आपके दिमाग में, क्योंकि अगला पॉडकास्ट पक्का होगा, जब भी फुर्सत मिलती है इनको पक्का होगा, बिल्कुल। क्योंकि US सेंट्रिक बहुत बातें करूंगा मैं इस बार। ठीक है, क्योंकि 8 साल गुजारा है, तो बहुत एक्सपीरियंसेस होंगे और बहुत सारी चीजें यू बिफोर गोइंग यू कैन नो दैट, ताकि वही गलती फिर ना करो। यस प्लीज। जो छोटे मुझे शहरों से भी यूएस जा रहे हैं वो जरूर मुझसे मिलके जाए, बात करके जाए। तो आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइम आपका नाम लेके आपके क्वेश्चंस पिक करेंगे, आपसे पूछेंगे, और बहुत जल्दी मिलते हैं भैया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।